अध्याय 253, अध्याय 253, अध्याय 189। मैडम लिन, आप मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हैं। _1 अध्याय 253, अध्याय 189। मैडम लिन, आप मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हैं। _1 लू चेन की बातें सुनकर लिन वान्युन ने ज्यादा सोचा नहीं और अपनी कमर को हल्के से हिलाते हुए वह अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर गई। जैसे ही वह अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये गंध बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने अभी अभी चू किंगली से सूंघी थी। इसकी गंध कुछ तीखी थी, जिससे इसे सूंघना थोड़ा असहज हो रहा था। इसके अलावा ये गंध अजीब थी, क्योंकि जितना अधिक वह सूंघती उतना ही उसके चेहरे पर अनियंत्रित शर्मिंदगी झलकने लगती। इतना ही नहीं, उसकी धड़कन भी अचानक तेज होने लगी और उसका शरीर बेचैन हो गया। क्या हो रहा था? लिन वान्युन उस गंध को लेकर असमंजस में थी, लेकिन लू चेन के शब्दों ने उसे होश में ला दिया। मैडम लिन, मिस चेन ने आपसे मुझे क्या बताने के लिए कहा था? लिन वान्युन ने उस अजीब गंध पर ध्यान देना बंद कर दिया और लू चेन की ओर सिर घुमाते हुए कहा, उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसके पुनर्निर्माण में लंबा समय लगेगा, और चूंकि उत्तरी फ्रे राजा जनजाति लगातार उत्तरी शहर को धमकी दे रही है, इसलिए महल की मुखिया ने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है कि वह रहस्यमयी चंद्र महल से शिष्यों को उत्तरी शहर की वर्तमान स्थिति को स्थिर करने में मदद के लिए भेजने को तैयार हैं। लिन वान्युन की बातें सुनकर लू चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। फिर लू चेन ने सीधे कहा, मैडम लिन, इस समय आइए हम खुलकर बात करें। रहस्यमयी चंद्र महल का उत्तरी शहर आने का असली उद्देश्य क्या है? तुम मेरी माँ की शपथ ली हुई बहन हो। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। लू चेन की सीधी सादी प्रतिक्रिया देखकर लिन वान्युन को भी लगा कि आगे पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि उन्हें देर सवेर सच्चाई का सामना करना ही था, इसलिए उसने बस इतना कहा, चेना। असल में, हालांकि उसने स्पष्टवादी होने का निश्चय कर लिया था, लिन वान्युन एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, महल की मुखिया का मानना है कि आप देवी के वंशज हैं, भगवान के पुत्र हैं, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से आम लोगों से अलग हैं। आपका एक महान भाग्य है, एक सम्राट बनने का भाग्य है, इसलिए वह अब से आपके साथ सहयोग करना चाहती हैं और उस पद को प्राप्त करने में आपकी मदद करना चाहती हैं। ब्रिटसुम कई वर्षों से विभिन्न तरीकों से रहस्यमयी चंद्र महल को निशाना बना रहा है और महल का स्वामी पहले से ही आपके पिता सुम सम्राट से बहुत नाराज है। लिन वान्युन की बातें सुनकर लू चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेशक वह जानता था कि लिन वान्युन ने जो कहा था वह झूठ था। जब वह पहली बार चेन वानरोंग से मिला तो उसने उसके बारे में जानकारी जुटाई। चेन वानरोंग ने उसमें प्रेम का कीड़ा डालने और फिर उसके रक्त का उपयोग करके सूक्ष्म ड्रैगन मंत्र नामक कोई चीज बनाने की योजना बनाई थी। चेन वानरोंग के लिए वह महज एक उपकरण था। वह उसे भगवान के पुत्र के रूप में कैसे पहचान सकती थी? उसी क्षण लू चेन ने कहा, मैं समझ गया। मेरे दादाजी ने कल उत्तर शहर पहुंचने पर मुझे बताया था कि मेरी माँ कभी रहस्यमयी चंद्र महल की देवी थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो मेरी माँ सचमुच रहस्यमयी चंद्र महल की देवी थी। ये कहते हुए लू चेन ने लिन वान्युन की आंखों में देखा, जैसे कि वह अनजान हो, और आगे कहा, क्या इसका मतलब ये है कि भगवान के पुत्र के रूप में रहस्यमयी चंद्र महल में मेरा दर्जा काफी ऊंचा है? लू चेन को अपनी बात पर यकीन करते देख लिन वान्युन ने आगे कहा, तुम्हारी माँ रहस्यमयी चंद्र महल के एक सम्मानित शिष्य की शिष्या थी, जिनका दर्जा महल के स्वामी से भी ऊंचा था। उनकी संतान होने के नाते रहस्यमयी चंद्र महल में तुम्हारा स्वाभाविक रूप से एक विशेष स्थान है। फिर लू चेन ने कहा, अगर रहस्यमयी चंद्र महल मुझे वह पद हासिल करने में मदद करता है तो क्या वे मुझसे कुछ मांगेंगे? लिन वान्युन ने उत्तर दिया, वे आपसे कुछ विशेष करने के लिए नहीं कहेंगे, बस इतना कि भविष्य में मिस्टीरियस मून पैलेस को ग्रेट सुम के क्षेत्र में शिष्य भर्ती करने की अनुमति दें। मिस्टीरियस मून पैलेस अपने वंश को महत्व देता है और वास्तव में सांसारिक मामलों में उसकी कोई खास रुचि नहीं है। लू चेन ने कहा, ओह, मैं समझ गया। लगता है मैंने मिस चेन को गलत समझा। ये सुनकर लिन वान्युन ने संकोचपूर्वक पूछा, क्या चेन र को लगता है कि महल के स्वामी के उत्तरी शहर आने के कुछ और इरादे हैं? लू चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे लगा था कि वह उत्तरी शहर इसलिए आए हैं क्योंकि उसे मेरे शरीर में दिलचस्पी है। लू चेन की बातें सुनकर लिन वान्युन अचानक समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे, लेकिन अगर वह इस बारे में ध्यान से सोचती तो लू चेन की कही बात वास्तव में सच थी। चेन वानरों का उत्तरी शहर आने का प्राथमिक उद्देश्य लू चेन के मन में प्रेम का कीड़ा डालना था, जिससे वह उसका कठपुतली बन जाए और फिर स्वेच्छा से उसके लिए खून बहाए ताकि वह सूक्ष्म ड्रैगन मंत्र का निर्माण कर सके। दूसरे अर्थ में इसे लू चेन के शरीर में रुचि दिखाने के रूप में भी माना जा सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से लू चेन का यह मतलब नहीं था। लिन वान्युन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे आत्ममुग्ध कहें या सिर्फ जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी। फिर लू चेन ने अपनी आवाज धीमी करते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मैडम लिन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? लू चेन को अचानक दबी हुई रहस्यमयी शैली में बोलते देख लिन वान्युन ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है? लू चेन ने पूछा, क्या मिस चेन किसी पुरुष को पसंद करती हैं? इस सवाल से स्तब्ध होकर लिन वान्युन का दिमाग सुन्न हो गया। इस तरह पूछकर क्या लू चेन कुछ इशारा कर रहा था? क्या उसे चेन वानरों में दिलचस्पी है? ये चेन वानरों के लिए बहुत अच्छी खबर थी। एक बार जब लू चेन उसमें दिलचस्पी लेने लगे, खासकर अगर वह उससे प्यार करने लगे, तो चेन वानरों को उसके दिल में प्यार का कीड़ा बोने का मौका मिल जाएगा। पहले लू चेन दूरी बनाए रखता था। चेन वानरों इतने लंबे समय से उत्तरी राजकुमार के महल में थी और उसे लू चेन के करीब आने का कोई मौका नहीं मिला था।
अब जब लू चेन वानरों की प्रेम संबंधी रुचियों के बारे में पूछताछ कर रहा था तो इसका मतलब था कि वह उसे पाने की कोशिश करना चाहता था। इसके बाद लिन वान्युन ने कहा, महल के स्वामी का हमेशा से ही उसकी साधना पर ध्यान रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार उसे उस आदमी में कभी कोई रुचि नहीं रही। तथापि लिन वान्युन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, फिर लू चेन की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे आप में कुछ दिलचस्पी है, चेना। लिन वान्युन आज यहाँ मध्यस्थ की भूमिका निभाने आई थी, इसलिए उसे लू चेन को चेन वानरों में दिलचस्पी दिलाने का कोई तरीका ढूंढना ही था। लिन वान्युन की बातें सुनकर लू चेन हंस पड़ा और बोला, मैडम लिन, आप मुझसे मजाक कर रही होंगी। मिस चेन जैसी परी मुझ जैसे साधारण आदमी में कैसे दिलचस्पी ले सकती है? लिन वान्युन ने उत्तर दिया, चेना, खुद को कम मत समझो। यद्यपि तुम नश्वर संसार के प्राणी हो, फिर भी तुम्हारा साहस वह बहुत प्रशंसनीय है, विशेष रूप से वह साहस जो तुमने तब दिखाया जब तुमने ये जानते हुए भी कि 3 लाख सैनिकों की बर्बर सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही है, यान काउंटी की रक्षा करने का निर्णय लिया। महल की मालकिन वास्तव में इसकी प्रशंसा करती हैं। इसके अलावा महल के मुखिया ने मेरे सामने एक से अधिक बार कहा है कि आप बहुत सुंदर हैं। मुझे लगता है कि उनके मन में आपके लिए कुछ भावनाएं हैं। लू चेन ने संदेह भरी मुद्रा अपनाते हुए लिन वान्युन की आंखों में देखते हुए पूछा, सचमुच? मैडम लिन, आप मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं? लिन वान्युन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? सोचो, अगर महल की मुखिया को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं होती तो रहस्यमयी चंद्र महल लौटने के बाद वह शायद उत्तरी शहर वापस नहीं आती, लेकिन वह लौटने के कुछ ही समय बाद उत्तरी शहर लौट आई। इससे तुम्हें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वह तुम्हें बहुत महत्व देती है। बेशक, मैं तो बस अनुमान लगा रही हूँ। वह असल में क्या सोचती है शायद वही जानती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे तुम पसंद आ गए हो। लू चेन ने जिज्ञासा का दिखावा करते हुए पूछा, मैडम लिन, क्या मिस्टीरियस मून पैलेस के शिष्य शादी कर सकते हैं? लिन वान्युन ने उत्तर दिया, रहस्यमयी चंद्र महल में शिष्यों के एक साथ रहने पर कोई रोक नहीं है, न ही शिष्यों द्वारा जीवन साथी ढूंढने का कभी विरोध किया गया है। वे बस बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लिन वान्युन की बातें सुनकर लू चेन ने धीरे से कहा, तो आप कह रही हैं कि अगर मिस चेन तैयार हों तो मैं उनसे शादी कर सकता हूँ, बशर्ते वह मेरे बच्चे पैदा न करें? तो ठीक है, लिन वान्युन ने उत्तर दिया, यह सही है। लू चेन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। उसने मानो किसी स्वप्निल कल्पना में खो जाने का नाटक किया। लू चेन को सोच में डूबा देखकर लिन वान्युन को उम्मीद जगी। ऐसा लग रहा था कि लू चेन को दिलचस्पी है और थोड़ा और मार्गदर्शन मिलने पर वे लव वम को रोकने की शर्तों को पूरा कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लिन वान्युन ने संकेत दिया, चेना, हालांकि महल के स्वामी का भी साथी हो सकता है, लेकिन वह आम महिलाओं से अलग है। वह ऐसी नहीं है जिससे कैजुअली संपर्क किया जा सके। लू चेन हंसते हुए बोला, मैडम लिन, मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। आपका मतलब है कि मुझे उसके सामने बहुत अभद्र या बहुत उत्सुक नहीं होना चाहिए, है ना? लिन वान्युन ने कहा, बस लगभग यही है। लू चेन ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए मैडम लिन, हालांकि मुझे मिस चेन के बारे में अच्छी राय है, लेकिन मैं उनके साथ वैसा लापरवाह व्यवहार बिल्कुल नहीं करूंगा जैसा मैं अपनी अन्य पत्नियों और रखेलों के साथ करता हूँ। ये सुनकर लिन वान्युन ने मन ही मन राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई संबंध बन गया है। उसने आशा जताई कि महल के स्वामी युए की खातिर उत्तर राजकुमार की जान बख्श देंगे। हालांकि उत्तरी राजकुमार सुम सम्राट का पुत्र था और कुछ हद तक व्यभिचारी था, लेकिन समय के साथ उसने ये साबित कर दिया कि वह एक ऐसा शासक था जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। आज की दुनिया में ऐसे शासक दुर्लभ हैं। उसी क्षण लू चेन ने फुसफुसाते हुए कहा, मैडम लिन, आपको मिस चेन से संबंध बनाने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? लिन वान्युन के खूबसूरत गालों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं आपत्ति क्यों करूं? दरअसल मैं महल के स्वामी को साथी के साथ देखना चाहती हूँ। रहस्यमयी चंद्र महल के अधिकांश शिष्य अंततः साथी पा लेते हैं। साधना का मार्ग बहुत अकेलापन भरा है। मैं महल के स्वामी को इतना अकेला नहीं देखना चाहती। लू चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, और आपका क्या ख्याल है मैडम लिन? आप जीवन साथी कब ढूंढने की योजना बना रही हैं? सवाल सुनकर लिन वान्युन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह आज केवल चेन वानरों और लू चेन को मिलाने में मदद करने के लिए आई थी। उसने अपने निजी मामलों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। होश में आने के बाद लिन वान्युन ने आह भरी और कहा, मैं 30 साल की हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई नहीं चाहता। लिन वान्युन के परिपक्व और सुंदर चेहरे को निहारते हुए लू चेन ने कहा, ये कैसे संभव है? मैडम लिन जैसी खूबसूरत महिला को देखकर कोई भी पुरुष मोहित हो जाएगा। अगर तुम मेरी चाची न होती तो मैं तुमसे पहले ही शादी कर चुका होता। लू चेन की बातें सुनकर लिन वान्युन का दिमाग कुछ पल के लिए थम गया, फिर उसका दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़कने लगा। अध्याय 254, अध्याय 254, अध्याय 190 उत्तरी राजकुमार को नहीं रुकना चाहिए। अध्याय 254, अध्याय 190 उत्तरी राजकुमार को नहीं रुकना चाहिए। लिन वान्युन ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि लू चेन ऐसी बातें कहेगा, जिससे उसे अपने सौतेले छोटे भाई द्वारा कुछ समय पहले कही गई बातें याद आ गईं। उसके दत्तक पिता चाहते थे कि वह अपने सामने मौजूद इस युवक से शादी कर ले और उसकी पत्नी बन जाए। लिन वान्युन के होश में आते ही उसने जल्दी से कहा, चेन, ऐसे शब्द लापरवाही से नहीं बोलने चाहिए। लिन वान्युन के शरीर में हल्की सी कंपन देखकर मानो वह चौंक गई हो। लू चेन ने आगे कहा, महोदया लिन, आप कुछ समय से उत्तरी राजकुमार के महल में हैं और मुझे अच्छी तरह जानती होंगी।
मैं हाल ही में अक्सर स्प्रिंग साउंड कोर्ट आता रहा हूँ और येल नान्यान को अपनी अन्य पत्नियों और रखेलों की तुलना में कहीं अधिक पसंद करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे येल नान्यान जैसी आकर्षक और परिपक्व महिलाएं पसंद हैं। और मैडम लिन, आप बिल्कुल वैसी ही महिला हैं। लू चेन के स्पष्ट शब्दों को सुनकर लिन वान्यून को ऐसा लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा और उसे ये भी संदेह होने लगा कि लू चेन ने शायद उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। लिन वान्यून को कुछ हद तक राहत मिली कि वह यू के साथ शपथपूर्वक बहन बन गई थी, अन्यथा लू चेन वास्तव में उसके प्रति गलत इरादे रख सकता था। तब लिन वान्यून ने कहा, चेन, चलो इस बारे में बात नहीं करते। चलो उत्तरी शहर और रहस्यमयी चंद्र महल के बीच सहयोग पर चर्चा करते हैं। लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। लिन वान्यून ने पूछा, आपको किस तरह के लोगों की जरूरत है? आप मुझे बता दीजिए, मैं बाद में महल के स्वामी को बता दूंगी ताकि वह कुछ शिष्यों को पहाड़ से नीचे भेज सकें। कुछ देर सोचने के बाद लू चेन ने जवाब दिया, मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो पढ़ सकते हों। क्या मिस्टीरियस मून पैलेस के शिष्यों को पढ़ना आता है? ये सुनकर लिन वान्यून थोड़ी हैरान रह गई। पढ़ें और लिखें? लू चेन को साक्षर लोगों की आवश्यकता क्यों है? अब जबकि नॉर्थ सिटी ने अपनी भारी घुड़सवार सेना खो दी थी और लू चेन द्वारा क्षेत्र में आमूलचूल सुधार किए जाने के कारण उनके उपायों ने पहले ही कई लोगों के हितों को प्रभावित किया था। उनकी वर्तमान स्थिति अत्यंत खतरनाक थी। फिर भी उन्होंने रहस्यमयी चंद्र महल से सबसे पहले शक्तिशाली शिष्यों की नहीं बल्कि साक्षर शिष्यों की मांग की। पढ़े लिखे लोग भी उसकी रक्षा नहीं कर सके। जिज्ञासु होकर लिन वान्यून ने कहा, रहस्यमयी चंद्र महल के अधिकांश शिष्य पढ़ और लिख सकते हैं, लेकिन आपको साक्षर लोगों की आवश्यकता क्यों है? लू चेन ने आह भरते हुए कहा, मैंने पाया है कि उत्तरी शहर के आम लोग अधिकतर अशिक्षित हैं। वे मुश्किल से पढ़ लिख पाते हैं। उन्हें सार्वजनिक सूचनाएं भी बिना किसी के समझाने के समझ नहीं आती। इसीलिए मैंने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने का फैसला किया है जो विशेष रूप से उन्हें पढ़ना लिखना सिखा सकें। यह लिन वान्यून कुछ हद तक अवाक रह गई। क्या आम लोगों को पढ़ना लिखना जरूरी है? बेशक, वे ऐसा नहीं करते। उसे हमेशा लगता था कि लू चेन शायद कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है। हालांकि वह देख सकती थी कि लू चेन आम लोगों के प्रति काफी दयालु था, यहाँ तक कि उसने सभी कृषि करों को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसकी परोपकारिता कुछ अधिक ही प्रतीत हो रही थी। वह तो आम लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए किसी को नियुक्त करने की योजना भी बना रहा था। लिन वान्यून अपने समय की अन्य महिलाओं की तरह मानती थी कि आम लोगों के लिए साक्षर होना आवश्यक नहीं है। हर कोई विद्वत्तापूर्ण सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता था। उनके लिए जीवन भर सामान्य जीवन शांतिपूर्वक बिताना ही पर्याप्त था। हालांकि उसने ऐसा सोचा, फिर भी लिन वान्यून ने जवाब दिया, ठीक है, मैं बाद में महल के स्वामी से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि वे कुछ ऐसे शिष्यों को पहाड़ से नीचे भेजें जो पढ़ और लिख सकते हों। यह नॉर्थ सिटी के साथ पहला सहयोग था और लू चेन के सबसे करीब आने का भी यही मौका था। इसलिए मिस्टीरियस मून पैलेस को इस अवसर का लाभ उठाना ही चाहिए। लू चेन का अनुरोध कितना भी अजीब क्यों न हो, उन्हें सहमत होना ही चाहिए। फिर भी लिन वान्यून को लगा कि लू चेन का अनुरोध रहस्यमयी चंद्र महल के लिए बहुत ही मामूली था। इसलिए उसने और पूछताछ की, चेन, क्या आपको और कुछ चाहिए? शायद बुद्धिमत्ता या इसी तरह की कोई चीज? लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास मुखबिरों का अपना नेटवर्क है। हालांकि रहस्यमयी चंद्र महल के संसाधन काफी थे, लेकिन लू चेन की इस स्तर पर उन पर पूरी तरह से निर्भर रहने की कोई योजना नहीं थी, जब तक कि वह चेन वानरों को अपने पक्ष में नहीं कर लेता। फिर लू चेन ने फुसफुसाते हुए कहा, मैडम लिन, मैं मिस चेन से संबंध बनाना चाहता हूँ और इस मामले में मुझे निश्चित रूप से आपकी मदद की जरूरत है। लिन वान्यून ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं उसके सामने तुम्हारे लिए जरूर सिफारिश करूंगी। लू चेन ने कहा, तो मैं मैडम लिन को परेशान करूंगा। इस समय लू चेन को नींद आने लगी। पिछली रात भर भाले का अभ्यास करने के कारण एक ग्रैंडमास्टर होने के बावजूद वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर उसने कहा, मैडम लिन, अगर और कुछ नहीं तो मैं अब सोने जा रहा हूँ। मैं पिछली रात पढ़ाई में व्यस्त था इसलिए सो नहीं पाया। लिन वान्यून ने कहा, ठीक है चेन, तुम्हें आराम करना चाहिए। बिना कुछ कहे लू चेन सीधे मुख्य परिसर में लौट आया। लौटते समय उसने देखा कि उसकी सभी पत्नियां और रखेलें परिसर के मुख्य हॉल में बैठकर चाय पी रही थीं। लौटते ही उसने देखा कि चू युकीन उसे मौन निंदा भरी निगाहों से देख रही थी। चू युकीन के चेहरे के भाव देखकर लू चेन असमंजस में पड़ गया। क्या उसने कुछ पता लगा लिया था? उसी क्षण मु जिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, मैंने नौकरों से दलिया तैयार करवाया है। क्या आप इसे अभी खाना चाहेंगे? लू चेन ने उत्तर दिया, हाँ। फिर वह एक तरफ जाकर बैठ गया। बैठते ही उसने देखा कि उसकी महिलाएं उसे ध्यान से देख रही हैं। तब चू युकीन ने कहा, चेन, रात में अध्ययन कक्ष काफी ठंडा हो जाता है। अगर आपको कोई काम करना हो तो बेहतर है कि आप अपने शयन कक्ष में लौट जाएं। पूरी रात अध्ययन कक्ष में बिताने से आपको ठंड लग सकती है, जिससे आपकी साधना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम चू, आप सही कह रही हैं। अगली बार मैं और सावधान रहूंगी। अध्याय 255, अध्याय 255, अध्याय 190 उत्तरी राजकुमार को नहीं रुकना चाहिए _2। अध्याय 255, अध्याय 190 उत्तरी राजकुमार को नहीं रुकना चाहिए _2। एक ही समय पर चू किंगली के कमरे में चू किंगली बाथटब में बैठी बार बार अपने शरीर को रगड़ रही थी। जब भी वह पिछली रात हुई घटना के बारे में सोचती तो उसका कोमल शरीर अनायास ही कांपने लगता था। उसने सचमुच इतनी शर्मनाक आवाजें निकाली और अपनी मर्जी से लू चेन को गले भी लगाया। वह ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती थी? ये सब महज एक लेन देन था,
फिर भी उसे वास्तव में इसमें आनंद मिला था। चू किंगली खुद को माफ नहीं कर सकी। इस समय चू किंगली की भौहें ऐसे उठी मानो उसे कुछ एहसास हुआ हो। सम्मोहन, ये जरूर सम्मोहन ही रहा होगा। अगर सम्मोहन न होता तो वह इतनी बेशर्म औरत कैसे बन जाती। ये जरूर लू चेन ही होगा जिसने उसे सम्मोहित किया होगा। ये शैतान हमेशा घृणित साधनों का सहारा लेता है। देर सवेर वह उससे अपना बदला जरूर लेगी। हालांकि अब वह उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन भविष्य अनिश्चित था। उसे मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और एक दिन लू चेन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस विचार से चू किंगली को मन में काफी राहत मिली। हालांकि उसने अपनी कौमार्यता खो दी थी, लेकिन ये सब उसने अपनी बहन की खातिर किया था। जब तक वह लू चेन की 99 बार और सेवा करती रहेगी, उसकी बहन अपनी स्थिति सुधार सकती है। उसकी स्वतंत्रता, अगर वह दिन में एक बार लू चेन की सेवा करती तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीनों में लू चेन को उसकी बहन पर से सम्मोहन हटाना पड़ता। ये सिर्फ 3 महीने की बात थी। वह हिम्मत जुटाकर इसे पार कर सकती थी। अपनी बहन की आजादी वापस मिलने के बारे में सोचकर चू किंगली को लगा कि वह जो कुछ भी कर रही थी वह सार्थक था। अगर लू चेन ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तो क्या हुआ? उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि उसके शरीर में कुछ अजीब सा एहसास होता, पर उसे कोई दर्द नहीं होता था। इसके अलावा उसने पाया कि लू चेन से दूर जाते ही उसकी क्षमताएं वापस आ जाती थीं। इसे ध्यान में रखते हुए भले ही उसने अपनी कौमार्यता खो दी थी, फिर भी उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। अन्य कई नुकसान। इन विचारों के साथ चू किंगली ने बुदबुदाते हुए कहा, बहन, मैं तुम्हें 99 बार और जरूर जल्द से जल्द आजाद कराऊंगी। नॉर्थ सिटी में सुधार व्यापक थे और यह खबर तेजी से राजधानी शहर में फैल गई। लू चेन पहले जागीरदार थे जिन्होंने कानून के माध्यम से यह निर्धारित किया कि उनकी जागीर में भूमि स्वामित्व अधिकार केवल उन्हीं के पास हैं। जमीन पहले से ही एक संवेदनशील मुद्दा था। जैसे ही उन्होंने जमीन के मालिकाना हक के बारे में बात की, खबर सबको पता चल गई। एक छोटी सी घटना ने हजारों हलचलें मचा दी। जब ये खबर राजधानी पहुंची तो ग्रेट वू और ग्रेट सुम के बीच युद्ध की चर्चाएं थम गईं और आम लोगों के बीच चर्चा का मुख्य विषय उत्तर में हुए सुधार ही रह गए। शहर प्रिंस लू शुयुन के आवास पर आज कुलीन परिवार के कई प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें चू परिवार का बदनाम चू होंगफेई भी शामिल था। इस बार वह पूरे चू परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। हालांकि चू शियोंग ने परिवार के मुखिया के रूप में अपना पद खो दिया था, लेकिन राजकुमार लू शुयुन के साथ अपने गठबंधन के कारण चू होंगफेई ने चू परिवार के भीतर एक ऐसा दर्जा बनाए रखा जो पहले से बहुत अलग नहीं था। इस बार वे मुख्य रूप से ग्रेट वू और ग्रेट सुम के बीच युद्ध पर चर्चा करने के लिए राजकुमार लू शुयुन के निवास पर एकत्रित हुए थे। सुम सम्राट पहले से ही समझौते पर विचार कर रहे थे। युद्ध अपने अंत के करीब था। अब शर्तों पर चर्चा करने का समय था। सबसे पहले ग्रेट वू को युद्ध समाप्त करने के लिए चू परिवार की मध्यस्थता की आवश्यकता थी और ग्रेट सुम को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि महान वू युद्ध समाप्त करने पर सहमत हो जाते तो उसके बाद कुलीन परिवार और सुम सम्राट के बीच सौदेबाजी की प्रक्रिया शुरू होती। इस बार यह स्पष्ट था कि कुलीन परिवार ने ही युद्ध को भड़काया था और यदि सुम सम्राट इसे समाप्त करना चाहते थे तो उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ ईमानदारी दिखानी पड़ती। इस क्षण चू होंगफेई को गर्व का अनुभव हुआ। जब उसके पिता परिवार के मुखिया थे तब उसे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब जब उसके पिता को इस पद से हटा दिया गया है तो पूर्व मुखिया के बेटे के रूप में विडंबना यह है कि उसका महत्व बढ़ गया है। इस बार वह पूरे चू परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अगर वे उसे महत्व नहीं देते तो उसे नहीं भेजते। अतीत में उनके पिता हमेशा उन्हें भोगी और अज्ञानी होने के लिए कोसते थे, इसलिए उन्हें कभी भी परिवार के प्रमुख मामलों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिससे वह लंबे समय से असंतुष्ट महसूस करते थे। आखिरकार वह परिवार के मुखिया का बेटा था, फिर भी उसके पास चू परिवार की अन्य शाखाओं की तुलना में कम शक्ति थी। अब हालात अलग थे। अपने पिता के पद छोड़ने के बाद से वह चू परिवार के लगभग सभी प्रमुख मामलों में शामिल थे। ये स्पष्ट था कि चू परिवार उन्हें बहुत महत्व देता था और परिवार के अगले मुखिया बनने की संभावना के बारे में सोचते ही चू होंगफेई का दिल अपार उत्साह से भर गया। राजकुमार लू शुयुन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की चाहत में चू होंगफेई ने सुझाव दिया, महामहिम, मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक उत्कृष्ट अवसर है। अब जबकि महाराज ने पहले ही समझौता करने के संकेत दे दिए हैं, दक्षिण के हमारे कुलीन परिवारों को और आगे बढ़कर महाराज पर दबाव डालना चाहिए कि वे आपको नियुक्त करें। राजकुमार, एक बार जब आप युवराज बन जाएंगे तो आपके पास अधिक अधिकार होंगे और कोई भी अन्य राजकुमार आपसे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। चू होंगफेई की बातें सुनकर लू शुयुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई चू का विचार निश्चित रूप से सुखद लगता है, लेकिन युवराज का पद वांछनीय नहीं है, खासकर इस समय। लू शुयुन भी युवराज का पद पाने की लालसा रखता था, लेकिन कुछ विचार विमर्श के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपने पिता सम्राट को अभी युवराज नियुक्त करने के लिए मजबूर करता है तो वह न केवल अपने पिता के खिलाफ बल्कि अपने सभी भाइयों के खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। युवराज की गद्दी पर बने रहना शायद बहुत मुश्किल साबित होगा। ये संदेहजनक था कि वह इसे मजबूती से हासिल कर पाएंगे। वांग परिवार की ओर से बोलते हुए वांग यूंग ने कहा, महामहिम बिल्कुल सही हैं। युवराज पद के बारे में महामहिम से चर्चा करने का ये बिल्कुल गलत समय है। यदि महामहिम अभी आपको युवराज घोषित कर देते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि हमारे दक्षिणी कुलीन परिवारों ने ग्रेट वू और ग्रेट सुम के बीच संघर्ष को भड़काया है और सम्राट हमारे साथ समझौता कर रहे हैं, इसीलिए आपको युवराज नियुक्त किया जा रहा है। युद्ध मंत्रालय के सहायक मंत्री वांग चेंगशुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मुद्दे को उठाना पूरी तरह से असंभव नहीं है। ये सुनकर सबने वांग चेंगशुओ की ओर देखा।
वांग यूंग ने पूछा, चचेरे भाई, आपके क्या विचार हैं? वांग चेंगशुओ ने कहा, फिलहाल महामहिम की कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। यदि वे अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के युवराज बन जाते हैं तो इससे निश्चित रूप से कई लोगों में असंतोष पैदा होगा। हालांकि ग्रेट वू और ग्रेट सुंग के बीच संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। यदि महामहिम इस युद्ध में विशिष्ट योग्यता अर्जित कर सकते हैं तो उनका युवराज पद पर आसीन होना न्यायसंगत होगा। जैसे ही वांग चेंगशुओ ने बोलना शुरू किया, सभी को बात तुरंत समझ में आ गई। वास्तव में युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है और राजकुमार लू शुयुन के पास अभी भी सैन्य सम्मान अर्जित करने का मौका है। यदि राजकुमार लू शुयुन ग्रेट वू और ग्रेट सुंग के बीच युद्ध की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो यह एक बहुत बड़ी सेवा होगी, जिससे युवराज पद के लिए उनका नाम सुझाते समय दरबार के भीतर अन्य शक्तियों को चुप कराया जा सकेगा। अब जबकि सुंग सम्राट दक्षिण के कुलीन परिवारों के साथ समझौता करने के लिए तैयार थे, बशर्ते वे राजकुमार लू शुयुन को मोर्चे पर भेजने का सुझाव दें। सम्राट उनके इरादों को समझ जाएंगे और उनके पास उनकी शर्तों से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वांग चेंगशुओ की बातें सुनकर लू शुयुन के भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। आखिर उसने खुद इस बारे में क्यों नहीं सोचा? यदि वह संघर्ष की दिशा बदलने वाला व्यक्ति बन जाता है तो युवराज बनने का उसका मार्ग स्वाभाविक रूप से प्रशस्त हो जाएगा। उस बहुप्रतीक्षित पद के विचार मात्र से ही लू शुयुन अत्यधिक रोमांचित हो गई। ठीक तभी लू शुयुन का भरोसेमंद सहायक अचानक उसके पास आया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर उसे खुफिया जानकारी का एक टुकड़ा सौंप दिया। लू शुयुन ने रिपोर्ट खोली, उस पर सरसरी नजर डाली और उसके चेहरे पर जिज्ञासा से लेकर तेवर तक के भाव उभर आए, फिर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। इसके बाद उसने रिपोर्ट अपने बगल में खड़े वांग यूंग को दे दी। वांग यूंग को ये जानने की उत्सुकता थी कि किस खुफिया जानकारी ने लू शुयुन को इतना खुश कर दिया था। जब उसने रिपोर्ट खोली तो पाया कि यह उत्तरी शहर में सुधार के मुद्दों से संबंधित थी। सामग्री पढ़ने के बाद वांग यूंग ने उपहास करते हुए कहा, क्या ये धरती राजा की धरती नहीं है? क्या इसके किनारों पर रहने वाले लोग राजा की प्रजा नहीं है? उत्तरी राजकुमार तो वाकई दुस्साहसी है। क्या उसे डर नहीं लगता कि अपनी क्षमता से अधिक काम हाथ में लेने से उसका ही अंत हो जाएगा? इतना कहकर वांग यूंग ने रिपोर्ट हॉल में मौजूद अन्य लोगों को सौंप दी। हॉल में मौजूद सभी लोग कुलीन परिवारों के सदस्य थे और उत्तरी राजकुमार द्वारा सभी भूमि स्वामित्व अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के इरादे से उनके चेहरे बिगड़ गए। यह महज जमीन के मालिकाना हक को वापस हासिल करना नहीं था, यह उनके कुलीन परिवारों के जीवन को ही खतरे में डालना था। हालांकि चू मुंगफेई राजनीति को अच्छी तरह से नहीं समझता था, लेकिन जब उसने रिपोर्ट में उल्लिखित उत्तरी शहर में प्रस्तावित सुधारों को देखा तो वह ये कहने से खुद को रोक नहीं सका, उत्तरी राजकुमार मौत को दावत दे रहा है, भूमि स्वामित्व को पुनः प्राप्त करने की दुस्साहसपूर्ण कोशिश कर रहा है। उसी क्षण वांग यूंग ने कहा, महामहिम, उत्तरी राजकुमार को जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि यह मिसाल कायम हुई तो यह निश्चित रूप से कुलीन परिवारों के लिए विनाशकारी साबित होगी। भले ही उत्तरी राजकुमार के सुधार उनके राज्य तक ही सीमित थे और उत्तरी देश की नीतियों का ग्रेट सम के बाकी हिस्सों पर तुरंत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं थी, फिर भी यह एक छोटी सी लौ की तरह थी जो अगर फैलने दी गई तो कुलीन परिवारों के लिए एक बड़ी आपदा को जन्म दे सकती थी। लगभग उसी समय कुलीन परिवारों के सभी सदस्यों के मन में लू चेन को जान से मारने की गहरी इच्छा जागृत हो गई। जो कोई भी भूमि स्वामित्व के अधिकार को छूने का साहस करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अध्याय 256 अध्याय 256 अध्याय 1911 उनके साहस की प्रशंसा करें एक। अध्याय 256 अध्याय 1911 उनके साहस की प्रशंसा करें एक। वांग यून की बातें सुनकर लू शुयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेरा नौवां भाई सचमुच किसी भी चीज को छूने की हिम्मत रखता है, लेकिन फिर भी ये हमारे पिता सुंग सम्राट का इरादा भी हो सकता है। लू चेन तो बस एक जागीरदार है। लू शुयुन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि लू चेन ऐसी बातें कह सकता है जैसे आकाश के नीचे की सारी भूमि राजा की है, भूमि की सीमा पर रहने वाले सभी लोग राजा की प्रजा हैं। वांग यूंग ने कहा, महामहिम, चाहे यह उत्तरी राजकुमार का अपना विचार हो या महाराज की इच्छा, जब तक कोई भी इस तरह की मिसाल कायम करने की हिम्मत करेगा, हम कुलीन परिवार उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इस सुधार उपाय को लाने वाले व्यक्ति का इरादा दुर्भावनापूर्ण है। उनका उद्देश्य हमारे कुलीन परिवारों को पूरी तरह से खत्म करना है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वांग यूंग ने इतनी उग्र प्रतिक्रिया दी, क्योंकि उत्तरी शहर में भूमि सुधार उपायों ने स्पष्ट रूप से कुलीन परिवारों की सबसे संवेदनशील नस को छू लिया था। वर्तमान कुलीन परिवार भूमि संचय के लाभार्थी हैं और अचानक किसी को यह विचार आया कि भूमि का स्वामित्व सर्वोच्च शासक को वापस सौंप दिया जाए या इसे राज्य को सौंप दिया जाए, और यहाँ तक कि भविष्य में भूमि व्यापार पर भी रोक लगा दी जाए। क्या यह उनके कुलीन परिवारों की जड़ों को उखाड़ फेंकना नहीं है? हालांकि यह अभी मात्र एक चिंगारी है, लेकिन कुलीन परिवार इस तरह के रुझान को पनपने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे। इस समय लू शुयुन ने कहा, चूंकि मुझे पहले ही खबर मिल चुकी है, मेरा अनुमान है कि दूसरों को भी मिल गई होगी। ऐसा लगता है कि कल का शाही दरबार बेहद चहल पहल वाला होगा। भूमि के सत्ताधारियों में केवल वे कुलीन परिवार ही शामिल नहीं है, बल्कि विद्वान अधिकारी वर्ग, उन अधिकारियों के परिवार भी शामिल हैं जिनमें से किसी के पास भी दसियों हजार एकड़ उपजाऊ भूमि नहीं है। उत्तरी राजकुमार खुलेआम अपनी जागीर की भूमि का स्वामित्व स्वयं पर एक जागीरदार के रूप में पुनः प्राप्त कर लेता है, और यदि वह ऐसा करने का साहस करता है तो क्या भविष्य में सुंग सम्राट भी उसका अनुसरण करेगा? इसलिए अधिकारी अनिवार्य रूप से उत्तरी राजकुमार के कार्यों का विरोध करेंगे, भले ही उत्तरी राजकुमार यह केवल अपनी जागीर के भीतर ही करे।
लू शुयून ने मानो पहले से ही उस दृश्य की कल्पना कर ली थी जिसमें पूरी अदालत लू चेन की निंदा करेगी। एक ही समय पर ग्रेट जिया शाही महल में शाही उद्यान के भीतर सुम सम्राट ने अपने हाथों में मौजूद रिपोर्ट को बार बार देखा। उनकी निगाहें काफी देर तक रिपोर्ट से नहीं हटीं। सुम सम्राट ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, आकाश के नीचे की सारी भूमि राजा की है। भूमि की सीमा पर रहने वाले सभी लोग राजा की प्रजा हैं। दबंग, बिल्कुल दबंग। क्या वाकई चेन ऐसा कह सकता है? इस समय सुम सम्राट ने अपने हाथ में मौजूद रिपोर्ट को मंडप में स्थित सिटूसे की ओर फेंक दिया, जिसने लापरवाही से सुम सम्राट द्वारा फेंकी गई रिपोर्ट को पकड़ लिया और फिर उस पर एक नजर डाली। रिपोर्ट की सामग्री देखने के बाद सिटूसे को समझ में आ गया कि सुम सम्राट रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्यों एक ही स्थान पर खड़े रहे और उनकी निगाहें बार बार उस पर क्यों टिकी रहीं। निःसंदेह उत्तरी राजकुमार का यह वाक्य कि आकाश के नीचे की सारी भूमि राजा की है, भूमि की सीमा पर रहने वाले सभी लोग राजा की प्रजा हैं, ग्रेट सम में हलचल मचा देगा। हालांकि नामात्र के लिए महान जिया राजवंश की स्थापना महान सुम के शाही घराने द्वारा की गई थी और स्वर्ग के नीचे की सारी भूमि सम्राट की है, लेकिन ये केवल नाम मात्र का है। किसी भी सम्राट ने ये प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने का साहस नहीं किया है कि ग्रेट सुम की सारी भूमि सम्राट की है, क्योंकि यदि कोई ऐसा करने का साहस करता है तो संभवतः उसका शाही सिंहासन समाप्त हो जाएगा। इस संसार में किसी राजा ने भी कभी यह नहीं कहा, आकाश के नीचे की सारी भूमि राजा की है, भूमि की सीमा पर रहने वाले सभी लोग राजा की प्रजा हैं। इस वाक्य का सामान्य अर्थ यह है कि इस धरती पर मौजूद सारी भूमि राजा की है और सभी आम लोग राजा की प्रजा हैं। हालांकि यह सिद्धांत लागू होता है, फिर भी एक राजा के रूप में, एक शासक के रूप में आपको कभी भी यह वाक्य नहीं बोलना चाहिए। यदि इस धरती की सारी भूमि शाही परिवार की होती तो सुम पूर्वज के साथ मिलकर राजवंश की स्थापना करने वालों का परिश्रम व्यर्थ हो जाता। सुम सम्राट को इस वाक्य को देखकर इतना गहरा सदमा इसलिए लगा क्योंकि यह वाक्य पहले कभी बोला ही नहीं गया था। विशेषकर रिपोर्ट में उत्तरी शहर में किए गए सुधार उपायों के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने पाया कि उत्तरी राजकुमार अपने पिता की तुलना में 1000 गुना अधिक कट्टरपंथी थे। हालांकि उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि लू चेन उनका अपना जैविक पुत्र है या नहीं, लेकिन इस वाक्य ने तुरंत उनके मन में लू चेन के प्रति एक सकारात्मक धारणा पैदा कर दी। महान शिया राजवंश की शुरुआत से ही कई सम्राट महत्वाकांक्षा से भरे हुए सिंहासन पर आसीन हुए, जिन्होंने साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार करने और महानता प्राप्त करने में सुम पूर्वज का अनुकरण करने की योजना बनाई, जिससे महान शिया विश्व का सबसे शक्तिशाली राजवंश बन गया। हालांकि अंततः वे सभी विभिन्न शक्तियों के बंधन में बंध गए, कुलीन परिवारों द्वारा बाधित हुए और अंततः दरबार पर इन्हीं परिवारों का नियंत्रण हो गया, जिससे सम्राटों को अपनी प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का कोई अवसर नहीं मिला। वे केवल शाही महल के सुखों में लिप्त रह गए और अंततः वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। जब लू शिंकियू ने सिंहासन संभाला तो वह भी जोश से भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से सुम पूर्वज की तरह एक और सम्राट बनेगा जिसने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। उसने चेन राष्ट्र का सफाया करके अपने क्षेत्र का विस्तार तो कर लिया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके आदेशों की लगातार अवहेलना हो रही है। वह जो भी करना चाहता, दरबार में मौजूद कुलीन परिवारों द्वारा उसका लगातार विरोध किया जाता था। एक सम्राट के रूप में पूरे दरबार को नियंत्रित करने में असमर्थ होना उनके लिए एक बहुत बड़ा अपमान था और अंततः उन्हें एक बात समझ में आई, जब तक कुलीन परिवारों का सफाया नहीं हो जाता तब तक महान जिया वास्तव में कभी भी उनके नहीं होंगे। वह केवल एक कठपुतली थे जिन्हें उन्होंने सत्ता में बिठाया था। अपने राजकुमारों को उन कुलीन परिवारों के साथ घुलते मिलते देखकर लू शिंकियू उनसे बेहद निराश हुए। उन्होंने ये भी सोचा कि यदि यह सिलसिला जारी रहा तो संभव है कि सुम के अगले सम्राट और उनके बाद आने वाले सम्राट पीढ़ी दर पीढ़ी कुलीन परिवारों की कठपुतली बने रहेंगे। इस समय सुम सम्राट के मन में कुछ जटिल भावनाएं थीं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुलीन परिवारों का खुलेआम सामना करने का साहस करने वाला पहला राजकुमार वही होगा जिस पर उन्हें सबसे कम भरोसा था, वही जिसे वे सबसे ज्यादा नापसंद करते थे। अपने हाथों में मौजूद खुफिया जानकारी की समीक्षा करने के बाद सिटूसे ने इसे अपनी मेज पर रख दिया और फिर पूछा, इस बूढ़े सेवक ने एक बार कहा था कि उत्तरी राजकुमार में सुम पूर्वज जैसी महत्वाकांक्षा है। महाराज ने इस पर विश्वास नहीं किया था। क्या अब आप इस बूढ़े सेवक की पहले कही बात पर विश्वास करते हैं? सिटूसे की बातें सुनकर सुम सम्राट ने उपहास करते हुए कहा, उसकी हिम्मत देखकर मैं उसकी हिम्मत की सराहना करता हूँ, लेकिन बिना शक्ति के अपने इरादों को जाहिर करना मूर्खतापूर्ण कार्य है। आगे चलकर उसे न केवल कुलीन अधिकारियों और विद्वान अधिकारियों द्वारा सामूहिक महाभियोग का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अनगिनत हत्या के प्रयासों का भी सामना करना पड़ेगा। उत्तरी क्षेत्र में लू चेन के सुधारात्मक उपायों ने पहले ही कुलीन परिवारों और विद्वान अधिकारी वर्ग को नाराज कर दिया था। वे उसे जीवित नहीं रहने देंगे, भले ही सुम सम्राट उसके पीछे हो। भूमि संबंधी हित उनके मूल हित हैं। वे किसी को भी अपने मूल हितों को छूने की अनुमति नहीं देंगे, यहाँ तक कि जागीरदार को भी नहीं। सुम सम्राट की तो बात ही छोड़ दें। इसी कारण से सुम सम्राट लू चेन की बहुत प्रशंसा करते थे। भूमि स्वामित्व के मुद्दे को उठाने के लिए लू चेन का आगे आना लगभग अपने जीवन और मृत्यु की अवहेलना करने के समान था। उसी समय सुम सम्राट भी उत्सुक थे। उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना के विनाश के बाद लू चेन इस समय उत्तरी शहर का सुधार करने की हिम्मत क्यों करेगा, और न केवल सुधार करेगा बल्कि भूमि स्वामित्व अधिकारों को भी संबोधित करेगा। क्या लू चेन के पीछे छिपी रहस्यमयी शक्ति को उसके मारे जाने का डर नहीं था, या फिर उन्हें अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगा कि वे उसकी रक्षा कर सकते हैं?
इसीलिए उन्होंने उसे बेपरवाही से काम करने दिया। उसी क्षण सुम सम्राट ने सिटुसे की ओर देखा और पूछा, राजगुरु, कल कुलीन अधिकारियों द्वारा चेन पर लगाए जाने वाले महाभियोग के संबंध में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उत्तरी शहर में सुधारों को रोकने का आदेश देना चाहिए या क्या मुझे सीधे तौर पर उससे उसका सामंती पद छीन लेना चाहिए? लू चेन ने एक वर्जित विषय को छुआ था और महाभियोग अपरिहार्य था। मुख्य बात ये थी कि सम्राट के रूप में उन्हें इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यदि लू चेन के कृत्यों के लिए कोई दंड नहीं दिया जाता तो अधिकारी निश्चित रूप से यही सोचते कि वह लू चेन के समान ही विचार रखता है। वह पहले ही कुलीन परिवारों को नाराज कर चुका था। यदि वह विद्वान अधिकारी वर्ग को और अधिक क्रोधित करता तो सम्राट के रूप में उसके शासनकाल के लिए यह अच्छा संकेत नहीं होता। सुम सम्राट का प्रश्न सुनकर सिटुसे ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, सामंत अपने ही राज्य में सुधार कर रहे हैं जो वैध और उचित है। सिटुसे के जवाब से असंतुष्ट होकर सुम सम्राट ने कहा, राजगुरु, आप स्थिति को पूरी तरह से समझते हुए भी भ्रमित होने का नाटक कर रहे हैं। अपने राज्य में सुधार करना उनके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने भूमि स्वामित्व के मुद्दे को उठाया है। यदि हम कुलीन परिवारों और विद्वान अधिकारियों को इसका स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मुझे डर है कि इससे महान शिया में अस्थिरता पैदा हो सकती है। सिटुसे ने उत्तर दिया, तो महाराज उत्तर नगर से 20,000 की शाही सेना को वापस बुला सकते हैं। उत्तर के राजकुमार को उत्तर की रक्षा अकेले करने के लिए छोड़ सकते हैं और यह घोषणा कर सकते हैं कि उत्तर के राजकुमार को आगे कोई सहायता या आपूर्ति नहीं दी जाएगी। सुरक्षित वातावरण के बिना उनके सुधार स्वाभाविक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन सिटुसे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता था। उसके विचार में चूंकि उत्तरी राजकुमार ने पहले ही भूमि का मुद्दा उठाया था, इसलिए उसने कुलीन परिवारों और विद्वान अधिकारियों से निपटने की तैयारी अवश्य कर ली होगी। इससे अप्रत्यक्ष रूप से ये भी संकेत मिलता है कि उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना संभवतः अप्रभावित थी और यह सब उत्तरी राजकुमार द्वारा फैलाया गया एक छलावा था। अन्यथा वह ऐसा कदम उठाने का साहस नहीं करता। इसलिए यदि शाही सेना को वापस बुला लिया जाता तो भी उत्तरी शहर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने मन में सिटुसे लू चेन के कार्यों से बहुत सहमत था। उसका मानना था कि लू चेन के सुधारात्मक उपाय न केवल त्रुटिहीन थे बल्कि उन्हें बिल्कुल सही समय पर लागू किया गया था, क्योंकि दरबार के पास उत्तरी शहर में उसके द्वारा मचाई जा रही किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। बेशक आने वाले समय में ये संभावना थी कि बहुत सारे हत्यारे लू चेन के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए उत्तरी शहर की ओर रुख करेंगे। हालांकि सिटुसे का मानना था कि युवा ग्रैंडमास्टर लू चेन को कुलीन परिवारों द्वारा किए गए हत्या के प्रयासों से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुम सम्राट ने सिटुसे की बातों पर विचार किया और इस बात से सहमत हुए कि यह तरीका वास्तव में एक अस्थायी समाधान हो सकता है। दो महान राजवंशों के बीच चल रहे युद्ध के दौर में यदि जागीरदार की उपाधि छीन ली जाती तो संभवतः वह विद्रोह कर बैठता। युद्ध को बहाना बनाकर उत्तरी राजकुमार को मामूली दंड देना ही पर्याप्त होता, बस दिखावे के लिए। युद्ध को बहाना बनाकर वे कुलीन परिवार और विद्वान अधिकारी, चाहे वे कितने भी असहज क्यों न हों, शिकायत नहीं करेंगे। यदि वे जागीरदार को विद्रोह के लिए मजबूर करते और महान जिया के लिए एक बड़ा संकट पैदा करते तो वे अधिकारी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाते। अध्याय 257 अध्याय 192 आपको जल्द ही उत्तरी राजकुमार की अचानक मृत्यु की खबर मिलेगी। अध्याय 192 आपको जल्द ही उत्तरी राजकुमार की अचानक मृत्यु की खबर मिलेगी। बहुत सवेरे जुआनजेंग हॉल। आज अधिकारी यहाँ जल्दी पहुँच गए और जैसे ही वे जुआनजेंग हॉल पहुँचे उन्होंने उत्तरी शहर के सुधारों पर चर्चा शुरू कर दी और ग्रेट सुम और ग्रेट वू के बीच चल रहे युद्ध की उन्हें अब कोई परवाह नहीं थी। भले ही ग्रेट सुम और ग्रेट वू के बीच का युद्ध उनसे संबंधित था, लेकिन अग्रिम मोर्चों पर सैनिक तैनात थे और ग्रेट वू की सैन्य शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, थोड़े समय में राजधानी तक नहीं पहुंच सकती थी। हालांकि उत्तरी शहर में सुधार अलग थे, क्योंकि भूमि संबंधी मुद्दे उनमें से प्रत्येक से गहराई से जुड़े हुए थे। भले ही उत्तरी राजकुमार केवल अपने राज्य में ही सुधार कर रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था कि उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, फिर भी उसके विचारों को वे अत्यंत खतरनाक मानते थे। ग्रेट सुम में इस तरह के विचार बिल्कुल भी नहीं उठने चाहिए, क्योंकि एक बार ये विचार फैल गए तो वहाँ मौजूद सभी के हित प्रभावित होंगे। वे सुम सम्राट को भी ऐसे विचार रखने की अनुमति नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें इस विचारधारा को जड़ से खत्म करना ही था। जब लिन गाओयुआन ने विशाल हॉल में अधिकारियों को उत्तरी शहर के सुधारों पर उत्साहपूर्वक चर्चा करते हुए देखा तो उनके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ आईं। उत्तरी राजकुमार द्वारा उत्तरी शहर में इतना हंगामा मचाने के बाद ही उसने उत्तरी राजकुमार का साथ देने और आगे से उसका समर्थन करने का फैसला किया था। भूमि स्वामित्व अधिकारों को राजकुमार के अधीन घोषित करने वाला कानून बनाने के लिए उत्तरी राजकुमार ने ऐसा करने का साहस किया। क्या उत्तरी राजकुमार के साथ कोई अधिकारी या रणनीतिकार नहीं थे जो उसे ऐसा करने से रोक सकें? उत्तर के राजकुमार की धृष्टता की कोई सीमा नहीं थी, यहाँ तक कि लिन गाओयुआन भी मन ही मन डगमगाने लगी। उसे संदेह होने लगा कि क्या उत्तरी राजकुमार अगले वर्ष तक जीवित रह पाएगा। यदि सुम सम्राट उत्तरी राजकुमार को दंडित नहीं भी करता तो भी कुलीन परिवार और विद्वान अधिकारी संभवतः गुप्त रूप से उत्तरी राजकुमार की हत्या करने के लिए लोगों को भेजेंगे। ये सोचकर लिन गाओयुआन ने आह भरी। शुरू में उसने सोचा था कि उत्तरी राजकुमार एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने समय का इंतजार करने में सक्षम है, महानता के लिए नियत है और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने के लिए बाध्य है। लेकिन बाद में पता चला कि उत्तरी राजकुमार बेहद ही जल्दबाज था।
उन्हें ये भी पक्का पता नहीं था कि नॉर्थ सिटी की भारी घुड़सवार सेना सचमुच नष्ट हो गई थी या नहीं। ऐसा लग रहा था कि बेटे के लौटने पर उन्हें नॉर्थ सिटी की स्थिति के बारे में पूरी तरह से छानबीन करनी होगी। जब लिन गाओयुआन विचारों में डूबी हुई थी, तभी एक हिडड़े की आवाज विशाल हॉल में गूंज उठी। महामहिम आ गए। इन शब्दों को सुनते ही बाजार की तरह शोरगुल से भरा हुआ हॉल पल भर में शांत हो गया। कुछ ही देर में सुम सम्राट सुनहरे ड्रैगन की कड़ाई वाले पीले वस्त्र पहने हुए ड्रैगन सिंहासन पर आ पहुंचे। ड्रैगन सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने उदासीनता से कहा, मेरे प्रिय अधिकारियों, आप लोग अभी इतनी उत्सुकता से किस बारे में चर्चा कर रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि मोर्चे पर कोई बड़ा बदलाव हुआ हो जिसके बारे में मुझे जानकारी न हो? सुम सम्राट को अज्ञानता का नाटक करते देख एक कुलीन परिवार का अधिकारी अपने आप को रोक नहीं पाया और खड़ा होकर बोला, महाराज, मैं उत्तरी राजकुमार पर कानूनों और रीति रिवाजों की अवहेलना करने, जनता पर अत्याचार करने और अपने राज्य में निरंकुशता से कार्य करने का आरोप लगाता हूँ। मेरा सुझाव है कि उत्तरी राजकुमार की उपाधि रद्द कर दी जाए और उसे गिरफ्तार करके दंड के लिए राजा में वापस लाया जाए। ये सुनकर सुम सम्राट अचंभित हुए और बोले, उत्तरी राजकुमार, क्या आप अभी मोर्चे पर हो रहे युद्ध के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे? यह उत्तरी राजकुमार की ओर कैसे मुड़ गया? क्या उत्तरी राजकुमार ने ऐसा कुछ किया है जो हमें ज्ञात नहीं है और जिसके कारण किसी अधिकारी पर महाभियोग चलाना उचित है? सुम सम्राट को पूरी तरह से अनभिज्ञ देखकर हॉल में मौजूद मंत्रियों के बीच आश्चर्य की लहर दौड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी शहर में उत्तरी राजकुमार द्वारा की गई कार्रवाई वास्तव में सुम सम्राट द्वारा उकसाई गई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि सुम सम्राट भूमि स्वामित्व अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहे थे? इसी क्षण झाओ वेनहान आगे बढ़े और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि उत्तरी राजकुमार उत्तरी नगर में सुधार कर रहे हैं और उनका उद्देश्य ऐसे कानून बनाना है जिनके तहत उत्तरी नगर में सभी भूमि स्वामित्व अधिकार केवल उन्हीं के पास होंगे। कोई भी मनमाने ढंग से भूमि खरीद बेच नहीं सकेगा। उत्तरी राजकुमार द्वारा इस प्रकार का खुला अतिक्रमण ग्रेट साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि हमें उत्तरी राजकुमार के सुधार को तुरंत रोकना होगा, अन्यथा ग्रेट साम्राज्य संकट में पड़ जाएगा। सुम सम्राट की भौहें तन गईं और फिर उन्होंने कहा, झाओ, तुम सचमुच बहुत जानकार हो। तुम्हें उन बातों की भी जानकारी है जिनके बारे में हमें भी पता नहीं था। हालांकि अगर हम खुलकर कहें तो एक जागीरदार द्वारा अपने स्वयं के जागीर क्षेत्र में सुधार करना और फरमान जारी करना शाही दरबार से बहुत कम संबंध रखता प्रतीत होता है। यदि न्यायालय किसी जागीरदार की जागीर के मामलों में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करे तो इससे जागीरदारों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। झाओ वेनहान ने जल्दबाजी में कहा, महाराज, उत्तरी राजकुमार के सुधारों ने पहले ही जनता में आक्रोश पैदा कर दिया है। आप जहां भी जाते हैं, आम लोग उत्तरी शहर के मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। मोर्चे पर चल रहे युद्ध के बारे में बहुत कम लोग चिंतित हैं। यदि हम उत्तरी राजकुमार के सुधारों को नहीं रोकते और उसे दंडित करने में विफल रहते हैं तो आम लोग यह मान सकते हैं कि महाराज ने ही उत्तरी राजकुमार को ऐसा करने का निर्देश दिया था, और यह भी संभव है कि उन्हें डर हो कि महाराज अंततः ग्रेट सुम के भीतर की सभी भूमि को वापस लेने के लिए कानून बना देंगे। इस समय जब मोर्चे पर युद्ध तेज हो रहा है, अगर सैनिकों को पता चल जाए कि सैन्य सेवा के माध्यम से अर्जित की गई भूमि उनसे वापस ली जा सकती है तो वे महामहिम या महाराज के लिए लड़ने का साहस कैसे जुटा पाएंगे? इसलिए मैं महामहिम से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे उत्तरी राजकुमार को कड़ी सजा दें। इतना कहकर झाओ वेनहान घुटनों के बल बैठ गया। झाओ वेनहान को घुटने टेकते देख उसके गुट के अधिकारी एक के बाद एक घुटने टेककर एक स्वर में बोले, हम आपसे विनती करते हैं कि आप उत्तरी राजकुमार को कड़ी सजा दें। जब दरबार में आधे से अधिक अधिकारी घुटने टेककर बैठ गए, तब भी सुम सम्राट का मन अविचलित रहा। उन्हें पहले से ही अनुमान था कि आज की अदालती कार्यवाही इसी तरह समाप्त होगी। दरअसल इन मंत्रियों को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि सम्राट स्वयं भूमि स्वामित्व के अधिकार वापस ले लेंगे। झाओ वेनहान के पहले के शब्द एक तरह से जांच और चेतावनी दोनों थे, जो उन्हें याद दिला रहे थे कि वे ऐसे विचार मन में न लाएं, अन्यथा उनका शासनकाल समाप्त हो जाएगा। तब सम्राट ने शांत भाव से कहा, यदि आपकी बात सच है और उत्तरी शहर में उत्तरी राजकुमार भूमि स्वामित्व अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानून बनाता है तो वास्तव में उसने अपनी सीमा पार कर ली है। अध्याय 258 अध्याय 192 आपको जल्द ही उत्तरी राजकुमार की अचानक मृत्यु की खबर मिलेगी। _2 अध्याय 192 आपको जल्द ही उत्तरी राजकुमार की अचानक मृत्यु की खबर मिलेगी। _2 हालांकि मैंने जो जमीन उसे दी थी वह मूल रूप से उसकी ही होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम सारी जमीन वापस ले लेते हैं तो आम लोग कैसे जीवित रहेंगे? हम सचमुच सजा जरूरी है। इसी समय सुम सम्राट की निगाह लिन गाओयुआन पर पड़ी। सुम सम्राट ने पूछा, लिन, आपके विचार से उत्तरी राजकुमार को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या उससे उपाधि छीन ली जानी चाहिए या क्या किया जाना चाहिए? लिन गाओयुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। यह एक बेहद संवेदनशील सवाल था। अगर उनका जवाब सोच समझकर नहीं दिया गया तो इससे न केवल सुम सम्राट बल्कि दरबार के सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी भी नाराज हो जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद लिन गाओयुआन ने अंततः कहा, उत्तरी राजकुमार ने आम जनता पर अत्याचार किया है, उनके जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन रहा है। स्वाभाविक रूप से उसे दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि ग्रेट सुम और ग्रेट वू के बीच युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है।
यदि इस समय किसी जागीरदार की उपाधि छीन ली जाती है तो इससे उत्तरी राजकुमार के विद्रोह करने की प्रबल संभावना है। यद्यपि मैंने सुना है कि उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना का सफाया हो गया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तरी राजकुमार ने उत्तरी शहर के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए आकाश भेड़िया राजा की जनजातियों का सफाया किया है, जो उत्तरी शहर के प्रचुर शौर्य कौशल को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। भारी घुड़सवार सेना के बिना भी उत्तरी राजकुमार आसानी से असाधारण युद्ध क्षमता वाले सैनिकों का एक समूह भर्ती कर सकता था। यदि उत्तरी राजकुमार विद्रोह करता तो ग्रेट सुम दोतरफा हमले की स्थिति में फंस जाता। लिन गाओयुआन ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी कि वह आगे बोलने ही वाला था कि सुम सम्राट ने उसे बीच में ही रोक दिया। लिन की बातें काफी तर्कसंगत हैं। मोर्चे पर लड़ाई समाप्त होने से पहले ही किसी जागीरदार की उपाधि छीन लेना वास्तव में नासमझी है, लेकिन हम इस अपराध को बिना दंड के नहीं छोड़ सकते। मुझे ग्रेट सुम के लोगों को स्पष्टीकरण देना होगा, इसलिए अदालत द्वारा उत्तरी शहर की सहायता के लिए भेजे गए सभी सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। वे अब तियानगुआंग शहर की रक्षा में सहायता नहीं करेंगे। आज से अदालत नॉर्थ सिटी को किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं देगी। भले ही बर्बर जनजातियां दक्षिण की ओर बढ़ें, नॉर्थ सिटी को उनके हमलों का सामना अकेले ही करना होगा। सुम सम्राट के शब्दों को सुनकर झाओ वेनहान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये किस प्रकार की सजा थी? ये सजा संभवतः उत्तरी राजकुमार के लिए महत्वहीन साबित होगी, लेकिन उत्तरी राजकुमार ने युद्धकाल में सुधार करके बिल्कुल सही समय चुना। मौजूदा हालात को देखते हुए दरबार किसी जागीरदार को मनमाने ढंग से पद से नहीं हटा सकता। यदि उत्तरी राजकुमार विद्रोह करने के लिए मजबूर हो जाता है तो जिसने भी सबसे पहले उत्तरी राजकुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव रखा था उसे ही इसका दोष लेना पड़ेगा। इस समय सुम सम्राट ने कहा, ठीक है मेरे प्रिय दरबारीगण, कृपया खड़े हो जाइए। मैं समझता हूँ कि आप किस बात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं। नॉर्थ सिटी में जो कुछ भी हुआ वह महज चीन की शरारत थी, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं दुनिया भर से जमीन वापस लेने के लिए कानून बनाऊं। यद्यपि महान शिया राजवंश की स्थापना पूर्वज द्वारा की गई थी और नामात्र के लिए सारी भूमि शाही परिवार की है, लेकिन अब जब मैंने ये भूमि पहले ही दे दी है तो मैं उन्हें वापस कैसे ले सकता हूँ? सुम सम्राट के शब्दों को सुनकर दरबार के मंत्रियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, मानो सुम सम्राट उन्हें याद दिला रहे हों कि महान सुम उन्हीं का है और उन्हें सावधान रहने की सलाह दे रहे हों। झाओ वेनहान को लगा कि घुटने टेककर बैठे रहना व्यर्थ है, इसलिए वह खड़े हो गए और झाओ वेनहान के खड़े होने के बाद अदालत के अन्य अधिकारियों ने भी उनका अनुसरण किया। इस समय झाओ वेनहान ने कहा, प्रधानमंत्री लिन और महाराज ने जो कहा वह तर्कसंगत है। इस समय एक जागीरदार को पदच्युत करने से ग्रेट सुम को जो संभावित नुकसान हो सकता है उस पर विचार न करना मेरी ही लापरवाही थी। झाओ वेनहान के आगे जोर न देने पर दरबार के अधिकांश अधिकारी असहज हो गए, इसलिए नहीं कि वे झाओ वेनहान से असंतुष्ट थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि उत्तरी राजकुमार को इस तरह बच निकलने देना खेदजनक है। यदि दो महान राजवंशों के बीच चल रहा युद्ध न होता तो उत्तरी राजकुमार के कार्यों को निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलती, क्योंकि उनके विचार दरबारी मंत्रियों के लिए इतने खतरनाक हैं कि वे उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। भले ही उत्तरी राजकुमार की हरकतें सुम सम्राट द्वारा उकसाई गई हों, फिर भी यह स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक उसी समय मुख्य हॉल के बाहर से लाल रिबन वाले दूत की आवाज सुनाई दी। शिवू काउंटी से अत्यावश्यक समाचार। ग्रेट वू ने 10 लाख सैनिकों की सेना एकत्रित कर ली है और एक व्यापक हमला शुरू कर दिया है। रेड रिबन मैसेंजर की बात सुनने के बाद मंत्रियों को अपनी चर्चा को मोर्चे पर चल रहे युद्ध की ओर मोड़ना पड़ा और उन्होंने ग्रेट वू के व्यापक आक्रमण से निपटने के तरीकों पर चर्चा शुरू कर दी। इस समय युद्ध मंत्री चू किन्वू आगे बढ़े और बोले, महाराज, हमने शांति वार्ता की इच्छा व्यक्त करने के लिए ग्रेट वू में दूत भेजे हैं, लेकिन ग्रेट वू शिवू काउंटी पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना जुटा रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि ग्रेट वू की दृष्टि में ग्रेट शिया की शक्ति काफी कमजोर हो गई है, इसीलिए वे शांति वार्ता के विचार पर विचार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि शांति वार्ता के लिए हमें सबसे पहले ग्रेट वू की सेनाओं के आक्रमण को रोकना होगा और कुछ हद तक जवाबी हमला भी करना होगा। तभी हम ग्रेट वू को रोक पाएंगे और उन्हें ये बता पाएंगे कि ग्रेट शिया कमजोर नहीं है और उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मोर्चे पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि राजकुमार लू शुयुन को कमान संभालने की अनुमति दी जाए, ताकि वे तीनों सेनाओं का नेतृत्व करते हुए ग्रेट वू पर जवाबी हमला कर सकें। चू किन्वू की बातें सुनकर सुम सम्राट की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने दक्षिण के कुलीन परिवारों के इरादों का लगभग अंदाजा लगा लिया था। वे चाहते थे कि राजकुमार लू शुयुन सैन्य योग्यता स्थापित करें ताकि युवराज के रूप में उनकी स्थिति का मार्ग प्रशस्त हो सके। हालांकि चूंकि उन्होंने पहले ही समझौता करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वे उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। जहां तक तीनों सेनाओं की कमान संभालने की बात है, वह तो निश्चित रूप से असंभव था। सुम सम्राट ने तब कहा, यद्यपि क्यूई राजकुमार विद्वान और सैन्य कौशल में निपुण हैं, लेकिन उन्हें एक विशाल सेना का नेतृत्व करने का अनुभव नहीं है। वे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मोर्चे पर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अग्रिम पंक्ति के कमांडरों के निर्णयों में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुम सम्राट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सैन्य शक्ति थी। भला वह इसे इतनी आसानी से किसी और को कैसे सौंप सकते थे?
यदि वे सचमुच राजकुमार लू शुयुन को तीनों सेनाओं की कमान सौंप देते तो सत्ता सौंपना तो आसान होता, लेकिन उसे वापस पाना इतना आसान नहीं होता। सुम सम्राट के शब्दों को सुनकर राजकुमार लू शुयुन तुरंत खड़े हो गए और बोले, धन्यवाद सम्राट जी, अपने पुत्र को यह अवसर देने के लिए। ये देखकर कि सुम सम्राट ने राजकुमार लू शुयुन के मोर्चे पर जाने के लिए इतनी आसानी से सहमति दे दी, अन्य राजकुमार तुरंत असंतुष्ट हो गए। यदि राजकुमार लू शुयुन को मोर्चे पर जाने की अनुमति दी जाती तो उनके पास भी योग्यता होती। परिणामस्वरूप विभिन्न राजकुमार एक के बाद एक खड़े हुए और सुम सम्राट से महान वू के विरुद्ध मोर्चे पर जाकर लड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया। हालांकि सुम सम्राट सहमत नहीं हुए। युद्ध समाप्त होने वाला था और वे अन्य राजकुमारों को मोर्चे पर जाकर परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं देंगे। सुम सम्राट दक्षिण के कुलीन परिवारों के प्रति सद्भावना दिखाते हुए राजकुमार लू शुयुन को एक अवसर दे रहे थे। वे किसी भी हालत में अन्य राजकुमारों को मोर्चे पर जाकर हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। अदालत में इसके बाद विभिन्न गुटों के बीच खींचतान शुरू हो गई। मूल रूप से आज का एजेंडा उत्तरी राजकुमार के लिए परेशानी खड़ी करने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन अब सभी मंत्रियों ने अपना ध्यान युद्ध मोर्चे पर केंद्रित कर दिया था। ये लगभग वही था जिसकी लू चेन ने आशंका जताई थी। भले ही दरबारी मंत्रियों को उत्तरी शहर में उनके द्वारा किए जा रहे सुधारों की जानकारी थी, लेकिन महान वू और महान शिया के बीच युद्ध के कारण दरबार के पास उन्हें परेशान करने के लिए ऊर्जा खर्च करने का समय नहीं था। इसके अलावा इस समय दरबार ने किसी जागीरदार से झगड़ा करने की हिम्मत नहीं की। बाहरी शत्रु को अभी तक खदेड़ा नहीं गया था। ऐसे में अगर आंतरिक कलह को उकसाया जाता तो ग्रेट जिया और भी खतरनाक हो जाता। जाहिर है इससे दरबार के मंत्री बेहद असहज हो गए। अब जब वे उत्तरी राजकुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे और उसके राज्य में उसके सुधारों को रोक नहीं सकते थे, तो क्या उन्हें सचमुच उसे उत्तरी शहर में मनमानी करते हुए देखते रहना चाहिए था? ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। चूंकि उत्तरी शहर में भूमि संबंधी सुधार उपायों का प्रस्ताव उत्तरी राजकुमार द्वारा खुले तौर पर रखा गया था, इसलिए इसका समाधान प्रस्तावक उत्तरी राजकुमार से ही निपटना था। इस तरह उत्तरी शहर में सुधार भी स्वाभाविक रूप से रुक जाएंगे। इस दौरान हथियारों के लेन देन वाले एक तहखाने में वांग यूंग एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कुछ बातचीत कर रहा था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का शरीर मजबूत मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक मांसपेशी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर चाकू के घाव का एक लंबा निशान था, जो उसे एक भयानक और क्रूर रूप दे रहा था। एक नजर में ही कोई बता सकता था कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट था। वांग यूंग की बातें सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी दिल खोलकर हंसा और फिर बोला, भाई वांग, अगर आप पहले ही हमारे पास आ गए होते तो शायद उत्तर में फैली उस विपत्ति ने ये सारी मुसीबतें खड़ी नहीं की होती। हम ब्लड मून टॉवर के लोग सचमुच निकम्मे हैं, वे तो उत्तरी राजकुमार के हाथों ही हार गए। वांग यूंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर सू, आपने जो कहा वह सच है। हम इस मामले को स्पिरिट मार्शल टॉवर में उठाएंगे। सफलता मिलने पर 5 मिलियन ताइल चांदी भेंट की जाएगी। सू तेंग ने आत्मविश्वास से कहा, भाई वांग, निश्चिंत रहें, आपको जल्द ही उत्तर राजकुमार की असमय मृत्यु की खबर मिलेगी। महल में मौजूद उस एक व्यक्ति के अलावा स्पिरिट मार्शल टॉवर जिसे मारना चाहता है, उसे कोई भी संरक्षित नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक ग्रैंडमास्टर भी नहीं। सू तेंग के आत्मविश्वास को देखकर वांग यूंग को आश्वस्त महसूस हुआ। स्पिरिट मार्शल टॉवर एक पेशेवर हत्यारा संगठन नहीं था, लेकिन उनके द्वारा किए गए घिनौने काम ब्लड मून टॉवर जैसे पेशेवर हत्यारा संगठनों से कुछ कम नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्पिरिट मार्शल टॉवर ब्लड मून टॉवर के विपरीत कुख्यात नहीं था। देखने में तो स्पिरिट मार्शल टॉवर केवल हथियारों की दुकान जैसा लगता था, लेकिन असल में उनके पास पैसे कमाने के कई तरीके थे, जिनमें हत्या के ठेके लेना भी शामिल था। अध्याय 259, अध्याय 259, अध्याय 193, मु चांगटियन का अनुस्मारक पाए। अध्याय 259, अध्याय 193, मु चांगटियन का अनुस्मारक। जब ये खबर पूरे ग्रेट सम में फैली कि नॉर्थ सिटी ने नॉर्थ प्रिंस मैंशन की भूमि का स्वामित्व वापस ले लिया है, तो लू चेन के अचानक अनगिनत दुश्मन बन गए। कई ताकतें और संगठन सक्रिय हो गए और कुछ ने तो लू चेन के सिर पर इनाम भी घोषित कर दिया। लू चेन आखिरकार एक जागीरदार सुम सम्राट का पुत्र था, फिर भी कुछ लोग उसके सिर पर इनाम रखने की हिम्मत कर रहे थे। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि लू चेन के हालिया कार्यों से कितनी नफरत थी, और यह भी अप्रत्यक्ष रूप से साबित होता है कि वर्तमान सुम सम्राट की शक्ति कितनी कम रह गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाही दरबार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सुम सम्राट ने लू चेन की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ये सारी मुसीबत लू चेन की वजह से ही पैदा हुई थी और यही उचित था कि वही इसे सुलझाए। वैसे भी शाही गरिमा का क्या दावा हो सकता है जब सम्राट को भी कुलीन परिवारों के दबाव में समझौता करना पड़ा। सभी कुलीन परिवारों का सफाया करके ही उनके समर्थन से चलने वाली शक्तियां अपना अहंकार छोड़ सकती हैं। एक माह बाद नॉर्थ सिटी, लू चेन अपने अध्ययन कक्ष में सरकारी मामलों से निपट रहे थे। तभी ली रुई और मु चांगटियन उत्तरी शहर में हाल ही में हुए सुधारों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए वहां पहुंचे। नॉर्थ सिटी की आबादी अपेक्षाकृत कम थी और ब्रोकेड गार्ड्स और स्थानीय सैनिकों के प्रचार के माध्यम से आम लोगों को भूमि मुद्दे के बारे में काफी हद तक आश्वस्त किया गया था। कई आम लोगों को तो और भी अधिक कृषि योग्य भूमि मिल गई, जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि उत्तरी राजकुमार उन्हें धोखा नहीं दे रहा था। सुधारों की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी। सैन्य सुधारों में भी कोई खास समस्या नहीं थी। नॉर्थ कंट्री के कानूनों में ये प्रावधान था कि प्रत्येक वयस्क का सैन्य सेवा करना कर्तव्य है। हालांकि वे अनिवार्य रूप से भर्ती किए गए सैनिक थे, जो पेशेवर सैनिकों से भिन्न थे।
कुछ वर्षों तक अनिवार्य सैन्य सेवा करने के बाद सैनिकों को पेशेवर सैनिक बनने का अवसर मिलता था। पेशेवर सैनिकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था और अब नॉर्थ सिटी में कई पूर्व सैनिक पेशेवर सैनिक बन चुके थे। अब पेशेवर सैनिकों को न केवल जमीन मिलती थी बल्कि पेशेवर बनते ही उन्हें उत्तरी राजकुमार के महल से एक बड़ी राशि भी मिलने लगती थी। लू चेन ने तो यहाँ तक फरमान जारी कर दिया था कि पेशेवर सैनिकों के वंशज मुफ्त में स्कूल जा सकते हैं, जिससे सैनिकों का दर्जा तुरंत बढ़ गया। उसी क्षण मु चांगतियान ने लू चेन से कहा, राजकुमार, मुझे लगता है कि सैन्य भर्ती से पेशेवर सैनिक बनने के पदोन्नति के रास्ते अभी भी बहुत कम हैं। वर्तमान सुधार योजना के अनुसार सैन्य भर्ती होने वालों को पेशेवर सैनिक बनने से पहले कई साल सेवा करनी होगी। इससे सामान्य सैन्य भर्ती होने वालों पर सीमित प्रेरणा प्रभाव पड़ सकता है और भविष्य में कुछ लोग केवल अपनी सेवा अवधि पूरी करना ही चाहेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम पदोन्नति के चैनलों को बढ़ाएं, जैसे कि सैन्य योग्यताओं के आधार पर उनके साथ व्यवहार में सुधार करके। लू चेन ने उत्तर दिया, राजकुमार के मन में भी ऐसे ही विचार आए थे, लेकिन हाल ही में बहुत सारे कामों में व्यस्तता के कारण राजकुमार ने अभी तक पदोन्नति के विस्तृत नियम नहीं बनाए हैं। चूंकि आपके मन में भी यही विचार आया है, इसलिए जब आप लौटें तो अपने विचार लिखकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राजकुमार उस पर विचार करेंगे। जी हाँ राजकुमार। लू चेन ने रंगरूटों के कल्याण की अनदेखी नहीं की थी। उन्होंने जानबूझकर रंगरूटों और पेशेवर सैनिकों के बीच भेदभाव किया, जिसका मुख्य उद्देश्य रंगरूटों को पेशेवर सैनिक बनने के लिए प्रेरित करना था। यदि पदोन्नति का केवल एक ही मार्ग होता तो ये स्पष्ट था कि यह सामान्य रंगरूटों को व्यापक रूप से प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसलिए लू चेन सैन्य योग्यता प्रणाली को परिपूर्ण करने पर भी विचार कर रहा था। सैनिकों की पदोन्नति संबंधी मामलों पर चर्चा समाप्त करने के बाद मु चांगटियन और ली रुई ने हाल ही में किए गए सुधारों में सामने आए कुछ समस्याओं पर रिपोर्ट देना जारी रखा। लगभग आधे घंटे बाद अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर एक नौकरानी की आवाज सुनाई दी, जिससे उनकी बातचीत में बाधा उत्पन्न हुई। राजकुमार, कमांडर किन आ गए हैं। किन युशान को हथियार निर्माण का काम सौंपा गया था और हाल ही में वह लू चेन को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करने कम ही आती थी। ग्रेटसम में हाल की घटनाओं के बारे में लू चेन को मुख्य रूप से ब्रोकेड गार्ड्स के कमांडर ही रिपोर्ट करते थे, लेकिन उनके आने का मतलब था कि कोई महत्वपूर्ण बात जरूर होगी। ली रुई और मु चांगटियन तुरंत एक तरफ हट गए और बात करना बंद कर दिया। इस समय लू चेन ने दरवाजे पर खड़ी नौकरानी से कहा, उसे अंदर आने दो। फिर किन युशान ने दरवाजा धकेलकर अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया और कहा, राजकुमार नमस्कार। लू चेन ने सहमति में हल्की सी आवाज निकाली। उसकी निगाह किन युशान के हाथ में पकड़ी हुई बांस की नली पर पड़ी। कमांडर किन, क्या राजधानी में कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है। किन युशान ने लू चेन के पास जाकर उसे पत्र के साथ बांस की नली सौंपी और फिर कहा, राजकुमार, कई कुलीन परिवारों ने गुप्त रूप से कई हत्यारों को उत्तरी शहर भेजा है, जिनका इरादा आपको नुकसान पहुंचाना है। कमांडर लियांग से मिली जानकारी के अनुसार 3 हत्यारों के समूह उत्तरी शहर में आए हैं और ये सभी हत्यारे बेहद शक्तिशाली हैं। प्रत्येक समूह में मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं और कुछ तो मास्टर स्तर के भी हैं। किन युशान की बातें सुनकर लू चेन बस मुस्कुराया। उसने बांस की नली से पत्र निकाला और गंभीरता से उस पर एक नजर डाली। लू चेन ने आगे घटने वाली घटनाओं का लगभग पूर्वाभास कर लिया था। उसने कुलीन परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, जो निश्चित रूप से उसे जीवित नहीं देखना चाहते थे। हालांकि वह उत्तरी शहर में काफी दूर था, लेकिन उसके द्वारा उठाया गया कदम कुलीन परिवारों को उसकी मृत्यु की कामना करने के लिए उकसाने के लिए काफी था। किन युशान की रिपोर्ट सुनकर मु चांगतियान तुरंत खड़े हो गए और बोले, राजकुमार, मैं लौटने पर यान काउंटी में सुरक्षा बढ़ा दूंगा और उन शक्तिशाली अपरिचित मार्शल आर्टिस्टों को यान काउंटी में प्रवेश करने से रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। लू चेन ने जवाब दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास यान काउंटी में प्रवेश करने के अनगिनत तरीके हैं, दीवारें उन्हें रोक नहीं सकती। उन सभी को आने दो। इस राजकुमार को अभ्यास करने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण मार्शल आर्टिस्टों की आवश्यकता है। लू चेन ने पहले ही अवशोषण तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया था। इसे प्राप्त करने के बाद से वह प्रतिदिन स्प्रिंग साउंड कोर्ट जाता था। अवशोषण तकनीक अब प्रथम स्तर पर थी, हालांकि उसने अभी तक इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। नॉर्थ प्रिंस मैंशन में रहते हुए उसके किसी दुश्मन से कोई संपर्क नहीं था। अब जब ये हत्यारे उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन तकनीक की शक्ति का परीक्षण करने का ये सही मौका था। लू चेन की बातें सुनकर मु चांगटियन ने कुछ देर सोचा और उसे लगा कि लू चेन को उन हथियारों से डरने की जरूरत नहीं है। लू चेन खुद एक ग्रैंडमास्टर थे और उनके पास कई रहस्यमयी हथियार भी थे। उन हथियारों के लिए लू चेन को निशाना बनाना आत्मघाती होता। हालांकि लू चेन को डर नहीं था, लेकिन दूसरे लोग अलग थे। इस विचार के साथ मु चांगटियन ने कहा, राजकुमार, हालांकि आप अब एक ग्रैंडमास्टर हैं और साधारण मार्शल आर्टिस्ट स्वाभाविक रूप से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उत्तरी राजकुमार हवेली में आपकी पत्नियां और बच्चे एक अलग मामला है। अगर उन हत्यारों को आपकी हत्या करना मुश्किल लगता है तो वे इसके बजाय आपके करीबियों को निशाना बना सकते हैं। म्यू चांगटियन की बातें सुनकर लू चेन सोच में पड़ गया। इससे वाकई एक समस्या खड़ी हो गई। मु जिक्सुआन और ग्रेट वो और जियाझो के लड़के साधारण लोग थे और उनके बच्चे भी साधारण थे। अगर उनका सामना मार्शल आर्टिस्ट से होता तो उनमें लड़ने की कोई शक्ति नहीं होती। लू चेन ने कहा, मैं इसके बाद जनरल जुवान्युआन को राजकुमार के महल की सुरक्षा के लिए तैनात करूंगा ताकि हत्यारे महल में घुसपैठ न कर सकें। ये देखकर कि लू चेन ने पहले ही उत्तरी राजकुमार हवेली के लोगों की रक्षा के लिए एक उम्मीदवार पर विचार कर लिया था, मु चांगतियान ने और कुछ नहीं कहा।
जुवान युआन चेन और वेनरिन ली दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे, क्योंकि दोनों ने ही मास्टर लेवल हासिल कर लिया था, जो कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। उनके द्वारा नॉर्थ प्रिंस मैंशन की रक्षा करने और मैंशन के रहस्यमय हथियारों की मौजूदगी में हथियारों के हमलों से बचाव करना कोई मुश्किल काम नहीं था। स्पष्ट रूप से छिपे हुए तीर से बचाव करने की तुलना में स्पष्ट भाले से बचना आसान है। अगर उत्तरी राजकुमार हवेली के लोग हवेली छोड़ देते तो मामला कुछ और होता। हालांकि मु चांगटियन का मानना था कि अगले कुछ समय तक लू चेन संभवतः उत्तरी राजकुमार हवेली की महिलाओं से परिसर से यथासंभव बाहर न निकलने का अनुरोध करेगा। मु जिक्सुआन मु चांगटियन की बेटी थी और अब वह उत्तरी राजकुमार की पत्नी भी थी, इसलिए मु चांगटियन लू चेन की तुलना में उत्तरी राजकुमार के महल की सुरक्षा को लेकर और भी अधिक चिंतित थे। अगर उनकी बेटी को कुछ हो जाता है तो मु परिवार और उत्तरी राजकुमार के बीच संबंध पहले की तरह घनिष्ठ नहीं रह जाएंगे। इस समय किन युशान ने आगे कहा, राजकुमार, एक और खबर है। किन युशान की बातें सुनकर लू चेन को एहसास हुआ कि उसके हाथ में खुफिया जानकारी के 2 सेट हैं और एक और सेट की समीक्षा अभी बाकी है। इसके बाद लू चेन ने दूसरी रिपोर्ट की सामग्री की जांच करने के लिए जानकारी के पहले अंश को खोला। किन युशान ने आगे कहा, ग्रेट वू ने 10 लाख सैनिकों की सेना जुटाकर शिवू काउंटी पर पूर्ण पैमाने पर हमला कर दिया है और महामहिम ने राजकुमार लू शुयुन को ग्रेट वू की सेनाओं से लड़ने के लिए अग्रिम मोर्चे पर भेज दिया है। लू चेन मुस्कुराया और फिर बोला, लगता है युद्ध अब खत्म होने वाला है ना? मेरा 8वां भाई तो सैन्य उपलब्धियां हासिल करने के लिए मोर्चे पर भी चला गया है। क्या वह सम्राट पिता से युवराज नियुक्त करवाने की योजना बना रहा है? मु चांगटियन ने कहा, राजकुमार, मैंने सुना है कि चू परिवार के मुखिया उत्तरी शहर आए हैं। यदि आप तैयार हों तो शायद आप चू परिवार को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि दक्षिण के कुलीन परिवारों को एकजुट होने से रोका जा सके। यह आपके लिए और भी अधिक लाभदायक हो सकता है। रिपोर्ट को एक तरफ रखते हुए लू चेन ने उदासीनता से कहा, ये बेकार है। मेरे नाना अब चू परिवार के मुखिया नहीं रहे और अब चू परिवार का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उनका समर्थन करता है। चू परिवार मूल रूप से मेरे भाई राजकुमार लू शुयुन की ओर झुका हुआ है। तभी दरवाजे से एक नौकरानी की आवाज आई, राजकुमार, कमांडर वू यहाँ हैं। लू चेन ने कहा, उसे अंदर आने दो। इसके बाद वू युआन अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए और बोले, मैं राजकुमार को प्रणाम करता हूँ। लू चेन ने सीधे पूछा, क्या बात है? वू युआन ने जवाब दिया, राजकुमार, जनरल लिन पहले ही दरबार के 20,000 सैनिकों को यान काउंटी की ओर वापस ले जा चुके हैं और उन्हें सूर्यास्त तक यान काउंटी छोड़ देना चाहिए। लू चेन के खिलाफ अदालत द्वारा दी गई सजा के उपाय 6 महीने पहले उत्तरी शहर को मिले थे और वह ये था कि 20,000 दरबारी सैनिकों को वापस बुला लिया गया था, जिससे उत्तरी देश को मैदानी इलाकों की बर्बर जनजातियों से खुद निपटने के लिए छोड़ दिया गया था। लू चेन के लिए अदालत द्वारा दी गई सजा मामूली थी और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। लू चेन ने कहा, उन्हें जाने दो, उनके बारे में चिंता मत करो। वू युआन ने कहा, राजकुमार, जनरल लिन आपसे निजी तौर पर मिलना चाहते हैं, यदि आपको ये सुविधाजनक लगे। ये सुनकर लू चेन की दिलचस्पी बढ़ गई। ओह, मेरे साथ एक निजी बैठक? ये तो काफी दिलचस्प है। तो फिर व्यवस्था कर लो, मैं उससे शाम ढलने के आसपास मिलूंगा। वू युआन ने तुरंत कहा, जी हाँ राजकुमार, मैं अब चलता हूँ। लिन शियुमिंग के पिता वामपंथी प्रधानमंत्री थे और यदि लिन शियुमिंग निजी मुलाकात चाहते थे तो इसका मतलब था कि वामपंथी प्रधानमंत्री लिन गाओयुआन लू चेन का पक्ष लेने पर विचार कर रहे थे। अन्यथा लिन शियुमिंग उत्तरी शहर से प्रस्थान करने से ठीक पहले लू चेन से निजी मुलाकात की मांग नहीं करते। दरबार के सेनापति के रूप में किसी जागीरदार से निजी तौर पर मिलना एक बड़ा वर्जित कार्य था। यदि दरबार को इस बारे में पता चल जाता तो लिन शियुमिंग और लिन गाओयुआन दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। वू युआन के जाने के बाद किन युशान भी जल्द ही अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया और मु चांगटियन ली रुई के साथ उत्तरी शहर में सुधार की स्थिति पर रिपोर्ट देना जारी रखा। गोधूली बेला में ब्रोकेड गार्ड द्वारा आयोजित व्यवस्था के तहत लू चेन एक रेस्तरां में गया। चूंकि लिन शियुमिंग उससे मिलना चाहता था, इसलिए लिन शियुमिंग का उत्तरी राजकुमार हवेली आना बिल्कुल अनुचित था। इसीलिए उन्होंने विशेष रूप से वर्षा श्रवण मंडप में एक एकांत कमरा आरक्षित किया था। लू चेन को देखते ही लिन शियुमिंग को एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। वह अचंभित रह गया। वास्तव में, जैसा कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था, उत्तरी राजकुमार एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट था और उससे कम कुशल नहीं था, बल्कि संभवतः उससे भी अधिक शक्तिशाली था। अध्याय 260, अध्याय 260, अध्याय 194। आइए देखें कि यह छोटा आदमी वास्तव में क्या करना चाहता है। _ अध्याय 260, अध्याय 194। आइए देखें कि यह छोटा आदमी, जिसमें उसकी दिलचस्पी है, वास्तव में क्या करना चाहता है। _ लिन शियुमिंग से मुलाकात के बाद लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जनरल लिन, आप दरबारी सैनिकों के साथ राजधानी वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझसे अकेले में मिलने की क्या जरूरत है? क्या आपको नहीं पता कि मैंने अब तक काफी लोगों को नाराज कर दिया है? अगर किसी को पता चल गया कि जनरल लिन ने मुझसे संपर्क किया है तो मुझे डर है कि राजधानी लौटने पर आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर लिन शियुमिंग ने तुरंत कहा, राजकुमार मजाक कर रहे हैं। जब तक राजकुमार कुछ नहीं बोलते, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने राजकुमार को देखा है। लू चेन ने सीधे सीधे कहा, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। कहिए, जनरल लिन, आपको मुझसे क्या चाहिए? लिन शियुमिंग ने उत्तर दिया, राजकुमार से मिलने की मेरी इच्छा का मुख्य कारण मेरे पिता की इच्छा है। मेरे पिता जानना चाहते हैं कि राजकुमार की भविष्य की क्या योजनाएं हैं।
ये सुनकर लू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, प्रधानमंत्री लिन सचमुच मुझे बाहरी नहीं समझते। उन्होंने तो मेरी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछने के लिए आपको भेजा है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री लिन और लिन परिवार उत्तराधिकार के लिए चल रहे मेरे संघर्ष में मेरा समर्थन करने की योजना बना रहे हों? लिन शियुमिंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। इस बैठक के लिए सराय को खाली करा दिया गया था। वहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था और वह खुलकर और निडरता से अपनी बात कह सकता था। राजकुमार जी, मेरे पिता वास्तव में उत्तराधिकार के संघर्ष में आपका समर्थन करने का इरादा रखते हैं। उनका मानना है कि राजकुमार समय की प्रतीक्षा करने में कुशल हैं और निश्चित रूप से भविष्य में महान उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उसी क्षण लू चेन ने कहा, मेरे पास जनरल लिन के लिए एक प्रश्न है। लिन शियुमिंग ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, कृपया राजकुमार बोलिए। लू चेन ने पूछा, क्या प्रधानमंत्री लिन ने आपको उत्तर देश के लिए रवाना होने से पहले यह बात मुझे बताने के लिए कहा था, या उन्होंने आपको बाद में एक पत्र भेजा था जिसमें आपको उत्तर देश छोड़ने के बाद मुझसे निजी तौर पर मिलने का निर्देश दिया गया था? इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि लिन शियुमिंग को उसके प्रस्थान से पहले लिन गाओयुआन द्वारा निजी तौर पर मिलने और इन मामलों पर चर्चा करने का निर्देश दिया गया होता तो ये केवल ये साबित करता कि लिन गाओयुआन उत्तरी राजकुमार हवेली का समर्थन करने के विचार पर विचार कर रहा था, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता हो। हालांकि अगर लिन गाओयुआन ने बाद में लिन शियुमिंग को पत्र भेजकर उनसे उत्तरी देश से प्रस्थान करने पर उत्तरी राजकुमार से निजी तौर पर संपर्क करने और अपने परिवार के समर्थन को व्यक्त करने के लिए कहा होता, तो इसका मतलब ये होता कि लिन गाओयुआन वास्तव में उनका समर्थन करने का इरादा रखती थी। आखिरकार उसने ग्रेट सम के सभी कुलीन परिवारों को नाराज कर दिया था और यहाँ तक कि विद्वान अधिकारियों के वर्ग को भी क्रोधित कर दिया था। यदि इन परिस्थितियों में भी लिन गाओयुआन उसका समर्थन करने को तैयार था तो इसका अर्थ ये होगा कि लिन गाओयुआन वास्तव में उसे बहुत महत्व देता था। लू चेन का प्रश्न सुनकर लिन शियुमिंग तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है और उसने तुरंत उत्तर दिया, राजकुमार, उत्तरी देश में सुधारों के बाद ही मुझे अपने पिता का पत्र मिला। वह दृढ़ता से आपके साथ खड़े हैं, चाहे आप अभी कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, वह आपका समर्थन करना जारी रखेंगे। लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या प्रधानमंत्री लिन को वास्तव में इतना भरोसा है कि मैं अंततः वह पद ग्रहण कर लूंगा? लिन शियुमिंग ने कहा, मेरे पिता लोगों को परखने में हमेशा सटीक होते हैं। उनका मानना है कि आप, राजकुमार, एक घात लगाए बैठे अजगर की तरह हैं, जो एक दिन महान ऊंचाइयों को छूने के लिए नियत हैं। लिन शियुमिंग की बातों पर लू चेन मुस्कुराया। प्रधानमंत्री लिन, जो हमेशा तटस्थ रहे थे और दरबार में कभी किसी राजकुमार का खुले तौर पर समर्थन नहीं करते थे, उन्होंने अप्रत्याशित रूप से उनका समर्थन करने का फैसला किया। उनकी दृष्टि वाकई पारखी थी। तब लिन शियुमिंग ने संकोच से कहा, राजकुमार, मेरे पिता ने भी मुझे एक संदेश देने को कहा है। उन्होंने सुना है कि मेरी सौतन उत्तरी राजकुमार के महल में सेवा कर रही है। मेरे पिता जानना चाहते हैं कि आप मेरी सौतन के बारे में क्या सोचते हैं, और यदि राजकुमार उसे पसंद करते हैं तो लिन परिवार विवाह के माध्यम से गठबंधन करने को तैयार है और मेरी सौतन का हाथ आपको सौंप देगा। ये सुनकर लू चेन कुछ देर रुका और फिर पूछा, सगाई हुई बहन? क्या आप लिन वान्युन की बात कर रही हैं? लिन जियमिंग ने पुष्टि की, हाँ। लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ तक मुझे पता है लिन वान्युन अब रहस्यमयी चंद्र महल का हिस्सा है और ऐसा लगता है कि उसका लिन परिवार से कोई खास लेना देना नहीं है ना? लिन शियुमिंग ने उत्तर दिया, राजकुमार मजाक कर रहे हैं। आपकी माता की गवाही में उसने मेरे पिता से पुत्री के रूप में शपथ ली थी और वह लिन परिवार में पली बड़ी। भले ही अब वह लिन परिवार छोड़ चुकी है, फिर भी वह हमारे परिवार की सदस्य है। लू चेन ने आगे कहा, हालांकि इस साल वह 30 साल की लग रही है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी शपथ ली हुई बहन मुझसे थोड़ी ज्यादा उम्र की है, जनरल लिन? लिन शियुमिंग ने न तो विनम्रता और न ही अहंकार भरे स्वर में कहा, राजकुमार, उम्र कोई मुद्दा नहीं है जब तक राजकुमार उसे पसंद करते हैं। लू चेन ने मन ही मन सोचा कि लिन गाओयुआन वास्तव में उसका समर्थन करने का इरादा रखती है, यहाँ तक कि वह लिन वान्युन की शादी उससे कराने पर भी विचार कर रही है। ऐसे में लिन वान्युन आखिरकार देर सवेर उसकी पत्नी बन ही जाएगी। लिन परिवार के समर्थन के बिना भी एक दिन लिन वान्युन उसकी पत्नी बन जाएगी। हालांकि परिवार के समर्थन से उससे उसकी शादी अधिक न्यायसंगत होगी। तब लू चेन ने कहा, जनरल लिन, वापस जाकर प्रधानमंत्री लिन को बता दीजिए कि मैं इस समय उनके समर्थन के लिए आभारी हूँ, लेकिन उत्तराधिकार के संघर्ष में मैं भाग नहीं लूंगा। वह पद मेरे लिए बहुत छोटा है। ये सुनकर लिन शियुमिंग अचंभित रह गया। उत्तर के राजकुमार का क्या तात्पर्य था? क्या ये पद बहुत छोटा था? क्या उनका मतलब ये था कि युवराज का पद उनके लिए बहुत छोटा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी राजकुमार युवराज की भूमिका को दरकिनार करके सीधे सम्राट बनना चाहते थे? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या वह प्रत्यक्ष विद्रोह की योजना बना रहा था? ये सोचकर लिन शियुमिंग के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। क्या यह ऐसी बात थी जो उसे सुननी चाहिए थी? अब जब उसे उत्तर राजकुमार के इरादों का पता चल गया है तो क्या भविष्य में उत्तर राजकुमार उसे चुप करा देगा? इसके बाद लू चेन ने कहा, जनरल लिन, अगर और कुछ नहीं तो मैं अब चलता हूँ। शिविर से आपका लंबे समय तक दूर रहना जोखिम भरा है, इससे संदेह पैदा हो सकता है। अध्याय 261, अध्याय 261, अध्याय 194। आइए देखें कि यह छोटा आदमी वास्तव में क्या करना चाहता है। _2 अध्याय 261, अध्याय 194। आइए देखें कि यह छोटा आदमी जिसमें उसकी रुचि है वास्तव में क्या करना चाहता है। _2 लिन शियुमिंग ने प्रणाम किया और कहा, राजकुमार, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद।
लू चेन तुरंत मुड़कर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे अचानक कुछ याद आया। फिर उसने लिन शियुमिंग की ओर मुड़कर कहा, ओह हाँ जनरल लिन, कृपया वापस आकर प्रधानमंत्री लिन को संदेश दे दीजिएगा। उन्हें बता दीजिएगा कि मैं वानियुन को बहुत पसंद करता हूँ और उत्तरी देश में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं उससे शादी करूंगा। लिन शियुमिंग थोड़ा हैरान रह गया। उत्तरी राजकुमार द्वारा लिन वानियुन से विवाह करने की घोषणा का अर्थ था कि उसने लिन परिवार की निष्ठा स्वीकार कर ली थी। जरूर राजकुमार, मैं लौटकर अपने पिता को बता दूंगी। लू चेन ने इसके बाद कुछ और नहीं कहा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और कमरे से बाहर चला गया। लिन शियुमिंग ने उसके पीछे से आवाज लगाई, अलविदा राजकुमार। लू चेन के कमरे से चले जाने के बाद लिन शियुमिंग भी सैन्य शिविर में लौट आया। वह एक रात यान काउंटी में रुका और अगले दिन 20,000 सैनिकों की शाही सेना के साथ राजधानी वापस लौट आया। महान वू राजवंश के दौरान ग्रीन क्लाउड पैलेस के भीतर लाल रंग की पोशाक पहने वू जुनवान हॉल में खड़ी थी। उसकी स्कर्ट में एक कट लगा हुआ था जिससे उसके बर्फीले लंबे पैर दिखाई दे रहे थे और हल्की हवा चलने से उसका रूप और भी आकर्षक और राजसी लग रहा था। हाथ में खुफिया रिपोर्ट लिए वू जुनवान के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे, मानो वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उस क्षण उसने बुदबुदाते हुए कहा, आकाश के नीचे की सारी भूमि सम्राट की है और उसकी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी लोग उसकी प्रजा हैं। इस युवक में कितना वैभव है, क्या उसे मृत्यु का जरा भी भय नहीं है? ये स्पष्ट था कि वू जुनवान की खुफिया रिपोर्ट में उत्तरी शहर में घटित घटनाओं, विशेष रूप से वहां हुए सुधारों के बारे में विस्तृत जानकारी थी। वू जुनवान को यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि एक साधारण सामंत कुलीन परिवार और विद्वान अधिकारियों के वर्ग के खिलाफ ऐसी चुनौती देने का साहस कर सकता है। इसी समय उनके बगल में खड़ी एक महिला गार्ड ने पूछा, राजकुमारी जुनवान, क्या हमें अभी भी उत्तरी देश में किसी को भेजने की आवश्यकता है? वू जुनवान ने पहरेदार की ओर मुड़कर पूछा, किसी को क्यों नहीं भेजा? महिला पहरेदार ने उत्तर दिया, उत्तरी राजकुमार के कार्यों ने स्पष्ट रूप से महान शिया कुलीन परिवारों और विद्वान अधिकारियों के वर्ग को क्रोधित कर दिया है। अब जबकि महान वो और महान शिया के बीच युद्ध समाप्त होने के करीब है, युद्ध समाप्त होते ही वे कुलीन परिवार संभवतः उत्तरी राजकुमार को मारने की कोशिश करेंगे। पहरेदार की बात सुनकर वू जुनवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये भी अनुमान लगा लेंगी कि युद्ध समाप्त होने वाला है। ग्रेट वू और ग्रेट शिया दोनों ने शिवू काउंटी में विशाल सेनाएं एकत्रित कर ली थीं, मानो वे पूर्ण युद्ध के लिए तैयार हों। आम जनता का मानना था कि यह युद्ध अंत तक लड़ा जाएगा, लेकिन दोनों राजवंशों के उच्च अधिकारियों को ये बात समझ में आ गई थी कि शिवू काउंटी का युद्ध अंतिम युद्ध था। एक बार जब महान वू शिवू काउंटी पर कब्जा कर लेंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। वू जुनवान की बात सुनकर पहरेदार तुरंत आधा घुटने टेक कर बोला, मुझे दरबारी मामलों पर अनुचित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कृपया मुझे दंडित करें राजकुमारी जुनवान। वू जुनवान ने उदासीनता से उत्तर दिया, कोई बात नहीं, ये तो मामूली बातें हैं। वैसे भी आप सही कह रहे हैं, युद्ध वास्तव में समाप्त होने वाला है। चू परिवार के रथ हाल ही में एक के बाद एक शाही शहर में प्रवेश कर रहे हैं। जाहिर है वे युद्ध की समाप्ति की तैयारी कर रहे हैं। उठना। तब रक्षक खड़ा हुआ और बोला, राजकुमारी जुनवान, आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद। वू जुनवान ने आगे कहा, हमें अभी भी उत्तरी देश में और जासूस भेजने की जरूरत है। उत्तरी राजकुमार इतना आसान नहीं है। अगर उत्तरी राजकुमार ऐसे समय में भूमि स्वामित्व संबंधी कानून प्रस्तावित करने का साहस करता है तो ये दर्शाता है कि उसने तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उनकी हत्या इतनी आसानी से हो जाएगी। अगर उनकी मृत्यु इतनी आसानी से हो जाती है तो उन्होंने जो कुछ भी किया है वह एक मजाक मात्र होगा। इतना कहने के बाद वू जुनवान ने विशाल हॉल के बाहर आकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस युवक में और भी अधिक दिलचस्पी हो रही है। एक साधारण सामंत का अपने राज्य के सभी कुलीन परिवारों और विद्वान अधिकारियों को चुनौती देने का साहस, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। वू जुनवान को ये जानने की उत्सुकता थी कि उत्तरी राजकुमार को ये साहस किसने दिया। शायद किसी रहस्यमय महाशक्ति ने। क्या इस महाशक्ति को अपने मोहरे उत्तरी राजकुमार की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, या फिर यह जानबूझकर किया गया था ताकि महान शिया राजवंश के कुलीन परिवारों और विद्वान अधिकारियों को किसी गुप्त उद्देश्य के लिए उकसाने के लिए उत्तरी राजकुमार को इस तरह व्यवहार करने दिया जा सके। जब वू जुनवान इन बातों पर विचार कर रहा था तभी एक नौकरानी हड़बड़ी में ग्रीन क्लाउड पैलेस में दाखिल हुई। राजकुमारी जुनवान को नमस्कार। नौकरानी की घबराहट भरी शक्ल देखकर वू जुनवान ने उत्सुकता से पूछा, श्याओरी, क्या हुआ है? नौकरानी ने तुरंत कहा, अच्छी खबर है राजकुमारी जुनवान, श्री चाई को उनके पद पर बहाल कर दिया गया है और सम्राट ने उन्हें ग्रेट शिया का दूत नियुक्त किया है। चाई जिलियांग के वू जुनवान के साथ हमेशा से अच्छे संबंध थे और यहाँ तक कि ग्रीन क्लाउड पैलेस की दासियां भी यह समझ सकती थीं कि वह राजकुमारी जुनवान के लिए एक विशेष भावना रखते थे। यही कारण था कि वह अविवाहित रहे। नौकरानी की बातें सुनकर वू जुनवान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, लगता है युद्ध सचमुच समाप्त होने वाला है। बस दिक्कत ये है कि हमें नहीं पता कि उत्तर देश से आए भारी घुड़सवार सैनिक कहाँ गए हैं। उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। वू जुनवान उत्तरी क्षेत्र की गतिविधियों पर, विशेषकर भारी घुड़सवार सेना पर कड़ी नजर रख रही थी। उन्होंने जानकारी जुटाने के लिए कई जासूस भेजे थे, लेकिन अब तक भारी घुड़सवार सेना उत्तरी क्षेत्र में दोबारा दिखाई नहीं दी थी।
इससे वू जुनवान चिंतित थीं कि कहीं वे अचानक युद्ध के मैदान में प्रकट होकर महान वू सेना को आश्चर्यचकित न कर दें। हालांकि युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था और दोनों राजवंशों के युद्ध क्षेत्रों में उस सेना का न दिखना संभवतः ये दर्शाता था कि सैनिक राजवंशीय युद्ध की अग्रिम पंक्ति में नहीं गए थे। अध्याय 262 अध्याय 262 अध्याय 194। आइए देखें कि यह छोटा आदमी वास्तव में क्या करना चाहता है। _3 अध्याय 262 अध्याय 194। आइए देखें कि यह छोटा आदमी जिसमें उसकी रुचि है वास्तव में क्या करना चाहता है। _3 वे कहाँ गए यह अभी तक अज्ञात है। तभी एक और दासी ने हॉल में प्रवेश किया और कहा, राजकुमारी जुनवान को नमस्कार। इससे पहले कि वू जुनवान पूछ पाती कि यह किस बारे में है, नौकरानी ने पहल करते हुए कहा, राजकुमारी जुनवान, यूए सम्राट ने आपको दा यूए राजवंश में आने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र भेजा है। ये सुनकर वू जुनवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी प्यारी बहन को लंबे समय से नहीं देखा था और चूंकि दा यूए राजवंश उत्तरी देश के अपेक्षाकृत करीब था, इसलिए अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो वह दा यूए की अपनी यात्रा का लाभ उठाकर उत्तरी देश भी जा सकती थी ताकि पता लगा सके कि यह दिलचस्प युवक आखिर क्या कर रहा है। एक महीना जल्दी ही बीत गया और ग्रेट वू और ग्रेट शिया के बीच युद्ध अपने अंत के करीब पहुंच रहा था। दोनों पक्षों के बीच शिवू काउंटी में एक महीने तक लड़ाई चली, जिसमें दोनों पक्षों ने लाखों सैनिकों को खो दिया। जिवू काउंटी की लड़ाई में राजकुमार लू शुयुन ने असाधारण प्रदर्शन किया। उन्होंने 5000 घुड़सवारों की टुकड़ी का नेतृत्व किया और 1 लाख से अधिक सैनिकों वाली ग्रेट वू की सेना को पीछे से घेर लिया। ग्रेट जिया की सेनाओं की सहायता से राजकुमार लू शुयुन ने अपने सैनिकों को ग्रेट वू के व्यापक आक्रमण को विफल करने में सफल बनाया। इसके अलावा राजकुमार लू शुयुन ने हजारों सैनिकों के साथ मिलकर शिवू काउंटी में प्रवेश कर चुके सभी ग्रेट वू सैनिकों को पूरी तरह से खदेड़ दिया, जिससे ग्रेट वू की महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गईं। ग्रेट वू ने अब जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की और अंततः ग्रेट शिया के प्रस्तावों को स्वीकार करना पड़ा, जिसके तहत प्रधानमंत्री चाई जिलियांग को स्वयं ग्रेट शिया के दूत के रूप में भेजा गया। बेशक उपरोक्त सभी बातें ग्रेट शिया के लोगों द्वारा गढ़ी गई थीं। वास्तविक स्थिति क्या थी, ये दोनों पक्षों के उच्च पदस्थ अधिकारियों को स्पष्ट रूप से पता था। देखने में ऐसा लग सकता है कि महान शिया ने महान वू के आक्रमण को विफल कर दिया, लेकिन वास्तव में दोनों महान राजवंशों के उच्च अधिकारियों के बीच हुए समझौतों के कारण ही महान वू ने शिवू काउंटी से पीछे हटना पड़ा और इस युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चू परिवार ने शांति समझौते की शर्तों को तय करने में अहम भूमिका निभाई। महान जिया राजवंश की राजधानी घर लौटते समय लिन शियुमिंग अक्सर लोगों को युवराज की नियुक्ति के बारे में चर्चा करते हुए सुनता था। उन्हें शिवू काउंटी में हाल ही में हुई घटनाओं की जानकारी थी और उन्हें ये लगभग स्वप्निल लग रहा था। वे मन ही मन सोच रहे थे, क्या सुम सम्राट के सभी पुत्र इतने दुर्जेय थे? वे राजकुमार जिन्होंने इससे पहले कभी युद्ध नहीं लड़ा था, युद्ध के मैदान में उतरते ही इतने वीर बन गए। क्या उत्तर के राजकुमार और क्यूई के राजकुमार के लिए भी यही स्थिति थी? लिन हवेली में लौटते ही नौकर तुरंत लिन गाओयुआन को सूचित करने के लिए दौड़े और बोले, मालिक, सबसे बड़े युवा मालिक लौट आए हैं। नौकर की आवाज सुनकर लिन गाओयुआन अपने कमरे से बाहर आ गया। लिन शियुमिंग का उदास चेहरा देखकर लिन गाओयुआन ने पूछा, शियुमिंग, मैंने तुम्हें जो काम सौंपे थे उन्हें तुमने कैसे पूरा किया? लिन शियुमिंग को होश आया और उसने कहा, पिताजी, चलिए मेरे कमरे में बात करते हैं। इसके बाद पिता और पुत्र एक निजी कमरे में चले गए और सभी नौकरों को उससे 10 मीटर दूर रहने के लिए कहा। अंदर पहुंचने पर लिन शियुमिंग ने कहा, पिताजी, उत्तरी राजकुमार ने कहा है कि उत्तरी देश में स्थिरता आने के बाद वह यून से शादी करेंगे। ये सुनकर लिन गाओयुआन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि उत्तरी राजकुमार ने हमें स्वीकार कर लिया है। उसी क्षण लिन शियुमिंग ने कहा, पिताजी, लौटते समय मैंने सड़कों पर लोगों को युवराज की नियुक्ति के बारे में चर्चा करते सुना। क्या सच में राजकुमार लू शुयुन को युवराज बनाया जाएगा? अगर हम अब उत्तरी राजकुमार का साथ देते हैं तो क्या हम अपनी ही बर्बादी को न्योता नहीं दे रहे हैं? लिन गाओयुआन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उनकी सैन्य उपलब्धियों की प्रकृति दरबारी अधिकारियों को भलीभांति ज्ञात है। यह आम लोगों को भले ही भ्रमित कर दे, लेकिन यदि महाराज राजकुमार लू शुयुन को युवराज नियुक्त भी कर दें तो भी उनकी स्थिति अस्थिर ही रहेगी। लिन शियुमिंग ने कहा, वैसे पिताजी, मैंने उत्तरी राजकुमार से जो सुना है उससे लगता है कि उनका उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है। वे सीधे सिंहासन हथियाने के लिए अधिक इच्छुक प्रतीत होते हैं, जो हमारे लिन परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये सुनकर लिन गाओयुआन ने उदासीनता से कहा, सम्राट ने कभी भी उत्तरी राजकुमार का पक्ष नहीं लिया और दरबार में कोई शक्ति न होने के कारण उसके लिए युवराज बनना शुरू से ही असंभव था। इसलिए उत्तरी राजकुमार के पास अब एकमात्र विकल्प सेना खड़ी करना ही बचा है। अपने पिता की यह बात सुनकर लिन शियुमिंग चौंक गया। दरअसल उसके पिता को शुरू से ही पता था कि उत्तरी राजकुमार विद्रोह की योजना बना रहा है। लिन शियुमिंग ने तुरंत कहा, पिताजी, क्या उत्तर के राजकुमार के साथ गठबंधन करने का जोखिम बहुत अधिक नहीं है? लिन गाओयुआन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, क्या ये बहुत बड़ी बात है? मुझे संदेह है, उत्तरी राजकुमार सफल हो या न हो, इससे हमें केवल लाभ ही होगा, हानि नहीं। यदि उत्तरी राजकुमार सफल होता है तो भी मैं सम्राट के साथ एक उच्च अधिकारी के रूप में बना रहूंगा। यदि वह असफल होता है तो भी मैं सम्राट के साथ एक उच्च अधिकारी के रूप में बना रहूंगा।
और महामहिम के बारे में जो मैं जानता हूँ उसे देखते हुए ये संभावना नहीं है कि ग्रेट जिया लंबे समय तक स्थिर रहेगा, अन्यथा मैं आपको उत्तरी राजकुमार से गुप्त रूप से मिलने की अनुमति नहीं देता, खासकर तब जब उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। ऐसा लग सकता है कि महामहिम ने 2 महान राजवंशों के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता किया है, लेकिन कुलीन परिवारों द्वारा युद्ध को भड़काने के कृत्य ने महामहिम की सारी सीमा पार कर दी है। इस बिंदु पर लिन गाओयुआन आह भरे बिना नहीं रह सकी। ग्रेट वू और ग्रेट शिया के बीच शांति वार्ता में ग्रेट शिया को कम से कम 3 काउंटी के बराबर भूमि छोड़नी होगी। चेन राष्ट्र की जो भूमि कभी उसकी थी वह लगभग यूं ही दे दी गई है। एक सम्राट के रूप में जिसने बचपन से ही अपने राज्य का विस्तार करने का सपना देखा था, अपनी सारी जीती हुई भूमि को यूं ही दे देना, मुझे नहीं लगता कि महाराज इसे अब और सहन कर पाएंगे। यहाँ तक कि सबसे संयमी सम्राटों को भी कभी कभी अतार्किक क्रोध का सामना करना पड़ता है। ग्रेट शिया अराजकता की ओर अग्रसर है। अध्याय 263 अध्याय 263 अध्याय 195 उत्तरी देश में अवसर। अध्याय 263 अध्याय 195 उत्तरी देश में अवसर। अपने पिता की बातें सुनने के बाद लिन शियुमिंग को लगा कि वह समझ गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वह एक साधारण सैन्य जनरल थे जो आमतौर पर अपना अधिकांश समय सैनिकों को प्रशिक्षण देने में बिताते थे और राजनीति में बहुत कम ही शामिल होते थे, इसलिए उन्हें बहुत सी बातें समझ नहीं आती थीं। फिर भी उन्हें विश्वास था कि उनके पिता का निर्णय सही था। उनके पिता लिन परिवार को बर्बादी की ओर नहीं ले जाएंगे। लिन शियुमिंग ने आगे कहा, पिताजी, एक और बात है। मुझे संदेह है कि उत्तरी देश की भारी घुड़सवार सेना पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। इसके बजाय ये संभव है कि उत्तरी फ्री के राजा का वध उत्तरी राजकुमार ने कर दिया हो। ये सुनकर लिन गाओयुआन हंसते हुए बोला, मैंने शुरू से ही यह नहीं माना कि उत्तरी देश की भारी घुड़सवार सेना पूरी तरह नष्ट हो गई थी। अगर उत्तरी देश की भारी घुड़सवार सेना सचमुच नष्ट हो गई होती तो उत्तरी राजकुमार को उत्तरी देश का पुनर्गठन करने का अवसर ही नहीं मिलता। इस बिंदु पर लिन गाओयुआन ने लिन शियुमिंग की ओर देखा और कहा, मुझे बताओ कि तुमने उत्तरी क्षेत्र में क्या देखा और तुम्हें क्यों संदेह है कि भारी घुड़सवार सेना का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है। इसके बाद लिन शियुमिंग ने उत्तरी क्षेत्र में जो कुछ देखा और सुना था वह सब लिन गाओयुआन को सुनाया। अपने बेटे की बात सुनकर लिन गाओयुआन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद लिन गाओयुआन को होश आया और उसने कहा, उत्तरी राजकुमार का दृष्टिकोण त्रुटिहीन है। अब वास्तव में शक्ति छिपाने का समय है। तियानगुआंग शहर में आपने जिन बर्बर घुड़सवारों को देखा वे शायद असली बर्बर ही थे, लेकिन वे उत्तरी फ्रे राजा के कबीले से नहीं थे, बल्कि वे आकाश भेड़िया राजा के कबीले से थे। उत्तरी राजकुमार का इरादा सीमाओं को धुंधला करने का है, जिससे आपको यह विश्वास हो जाए कि उत्तरी फ्री किंग अभी भी अस्तित्व में है। दरबार में दशकों बिता चुके एक धूर्त और चतुर व्यक्ति के रूप में लिन गाओयुआन ने उत्तरी देश की वास्तविक स्थिति को तुरंत समझ लिया। उसी क्षण लिन शियुमिंग ने कहा, पिताजी, यदि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तरी देश की भारी घुड़सवार सेना अभी भी मौजूद हो सकती है, तो संभवतः अन्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं। इस समय उत्तरी देश की सैन्य शक्ति को छिपाकर क्या लोगों को उत्तरी राजकुमार के इरादों का पता नहीं चल जाएगा? लिन गाओयुआन ने उदासीनता से उत्तर दिया, अगर उन्हें पता भी चल जाए तो वे क्या कर सकते हैं? ग्रेट सुंग में इतने सारे अनसुलझे मामले हैं, सुंग सम्राट शायद ही अपना ध्यान उस पर केंद्रित करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको घर पर ही रहना चाहिए। अगर कोई काम नहीं है तो बाहरी लोगों से, खासकर कुलीन परिवारों के लोगों से बातचीत करने से बचें। हाल ही में कई बड़े जहाज दक्षिण की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सम्राट लगभग तैयार हैं। लिन गाओयुआन की बातें सुनकर लिन शियुमिंग ने उत्सुकता से पूछा, किस चीज के लिए लगभग तैयार हो? लिन गाओयुआन ने लिन शियुमिंग की ओर एक नजर डाली और फिर कहा, दक्षिणी कुलीन परिवारों ने इस युद्ध को भड़काया, जिसके कारण सम्राट को इतनी सारी भूमि खोनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि सम्राट इसे चुपचाप सहन कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे? लिन शियुमिंग तुरंत समझ गया, फिर बोला, अगर सम्राट दक्षिण में सेना भेजता है तो दक्षिणी कुलीन परिवारों को अब तक इस बात का पता चल जाना चाहिए था, है ना? लिन गाओयुआन ने चिढ़कर कहा, दक्षिणी गुट के अधिकारी अभी भी विजय के उल्लास में डूबे हुए हैं। उन्हें लगता है कि सम्राट ने समझौता कर लिया है और उनके पास समुद्र में व्यापारिक जहाजों पर ध्यान देने का समय नहीं है। अगर अनाज की कीमतों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी मेरी न होती तो शायद मुझे भी व्यापारिक जहाजों की अचानक हुई इस बढ़ोतरी का पता न चलता। निस्संदेह इन व्यापारिक जहाजों को छिपाने के लिए किसी दक्षिणी कुलीन परिवार के सहयोग की आवश्यकता रही होगी, अन्यथा इतने सारे व्यापारिक जहाजों का अचानक प्रकट होना अन्य परिवारों की नजर में आ जाता। सम्राट की मदद कौन कर रहा है, ये तो सब कुछ समाप्त होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। आप यात्रा से थक गए होंगे, इसलिए आज अच्छे से आराम करें। इसके साथ ही लिन गाओयुआन ने लिन शियुमिंग के साथ आगे की चर्चा बंद कर दी। इसी बीच उत्तरी क्षेत्र, सर्दी का मौसम बीत चुका था और बसंत का आगमन हो गया था। बर्फ पिघलने लगी और मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा। आज भी धूप खिली हुई थी। लू चेन आंगन में खड़ा होकर धूप का आनंद ले रहा था और अपने हाथों में बही खाता देख रहा था। उसी क्षण बैंगनी सूती वस्त्र पहने मु जिक्सुआन लू चेन के पास आए। मुस्कुराते हुए लू चेन ने मु जिक्सुआन से कहा, महारानी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि महज एक सर्दी के मौसम में आपने मुझे 10 मिलियन चांदी के सिक्के कमा कर दे दिए। कुछ महीने पहले की तुलना में सुगंधित साबुन जैसी चीजें अब लाभदायक नहीं रहीं। असली कमाई कोयले और चूल्हों से हुई। नॉर्थ प्रिंस मेंशन द्वारा इस सर्दी में बनाई गई कार्बन बॉलें जितनी बनी उतनी ही बिक गईं।
मुजिक्सुआन ने सर्दियों के दौरान एक वाणिज्यिक संघ की भी स्थापना की, जिससे संघ में शामिल होने वाले किसी भी कारवां को उत्तरी राजकुमार के महल से कम कीमतों पर सामान खरीदने और उसे अन्य देशों या क्षेत्रों में बेचने की अनुमति मिली। गिल्ड की स्थापना के कारण नॉर्थ प्रिंस मैंशन की आय में तेजी से वृद्धि हुई और यान काउंटी से कारवां लगातार आने लगे। अब नॉर्थ सिटी की ओर जाने वाली सड़कें गाड़ियों के पहियों से भरी रहती थीं। मुजिक्सुआन ने जवाब दिया, ये सब राजकुमार के पैसे कमाने के तरीकों की बदौलत है, मेरी वजह से उतना नहीं। मुजिक्सुआन के कोमल शरीर को गले लगाते हुए और उसके थोड़े फूले हुए पेट को सहलाते हुए लू चेन ने कहा, ये तुमसे संबंधित क्यों नहीं हो सकता? पैसे कमाने के तरीके भी तो किसी को पता होते हैं कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। इतनी अधिक चांदी होने से नॉर्थ कंट्री आखिरकार निर्माण क्षेत्र में फल फूल सकता है। लू चेन को इतना खुश देखकर मुजिक्सुआन को भी अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। उत्तरी राजकुमार द्वारा उसकी जरूरत होना उसे बहुत संतुष्टि दे रहा था। तभी एक नौकरानी आंगन में दाखिल हुई और बोली, राजकुमार, कमांडर वो आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर लू चेन ने तुरंत मुजिक्सुआन को छोड़ दिया और कहा, महारानी आप आराम कीजिए, मुझे जाना होगा। मुजिक्सुआन ने धीरे से जवाब दिया, हम अपना ख्याल रखना राजकुमार। इसके बाद लू चेन अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ा, जहां वू युआन पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। लू चेन को देखते ही वू युआन ने पहले अभिवादन किया और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई खुफिया रिपोर्ट उसे सौंप दी। लू चेन ने रिपोर्ट ली और एक नजर डालने के बाद अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आने से खुद को रोक नहीं पाए। जी हाँ, मेरा अनुमान सही निकला, युद्ध सचमुच समाप्त हो गया है। 3 काउंटी की भूमि, मेरे शाही पिता वास्तव में उदार हैं। इस बिंदु पर लू चेन ने वू युआन से कहा, ली रुई और यान काउंटी के अधिकारियों को तुरंत इकट्ठा करो, क्योंकि राजनीतिक मामलों का हॉल बन चुका है, इसलिए इसका उपयोग शुरू किया जाना चाहिए। वू युआन ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ राजकुमार। लगभग 1.5 घंटे बाद यान काउंटी के सभी अधिकारी नवनिर्मित राजनीतिक मामलों के हॉल में उपस्थित थे। राजनीतिक मामलों का हॉल बहुत विशाल था, जो सैकड़ों वर्ग मीटर में फैला हुआ था, और वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र में बहुत कम अधिकारी थे, जिनमें से अधिकांश एक साथ कई पदों पर आसीन थे। इस प्रकार हॉल बहुत विशाल प्रतीत होता था। लू चेन के शीर्ष सिंहासन पर बैठते ही अधिकारियों ने तुरंत अभिवादन किया और कहा, राजकुमार को प्रणाम, राजकुमार की जय हो, आपकी लंबी आयु हो। लू चेन ने हम की आवाज निकाली और फिर कहा, आप सभी कृपया बैठ जाइए। लू चेन ने ग्रेट सुम के दरबार की परंपराओं का पालन नहीं किया। ग्रेट कोर्ट असेंबली में अधिकारियों को खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन राजकीय मामलों पर चर्चा करते समय वे बैठ सकते थे, हालांकि बैठते समय वे घुटने टेकते थे। अधिकारियों के घुटने टेककर बैठने के बाद लू चेन ने सीधे कहा, शाही दरबार ने पहले ही ग्रेट वू के साथ युद्धविराम पर बातचीत कर ली है। मेरी जानकारी के अनुसार शर्तों में ग्रेट वू द्वारा वर्तमान में कब्जे में लिए गए 2 काउंटी और शीवू काउंटी शामिल हैं। ये सुनकर हॉल में मौजूद अधिकारी तुरंत आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से कई लोगों का मानना था कि 2 महान राजवंशों के बीच युद्ध जारी रहेगा, और वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि यह इतनी जल्दी समाप्त हो गया। उसी क्षण ली रुई ने कहा, राजकुमार, यह उत्तरी देश के लिए अच्छी खबर है। ये सुनकर लू चेन ने पूछा, ली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ली रुई ने उत्तर दिया, शीवू काउंटी अपनी स्थापना के समय से ही ग्रेट सुम की भूमि रही है। इसकी आबादी मुख्य रूप से ग्रेट सुम के आम लोगों से बनी है, और वे ग्रेट सुम के प्रति गहरा स्नेह रखते हैं। इसके अलावा ग्रेट वू द्वारा साल दर साल युद्ध छेड़ने और उनके सैनिकों द्वारा बेरोक-टोक लूटपाट करने के कारण जैसे ही शीवू काउंटी के आम लोगों को पता चलेगा कि शाही दरबार उन्हें ग्रेट वू राजवंश को सौंपने की योजना बना रहा है, उनमें से कई निश्चित रूप से पूर्व की ओर पलायन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पूर्व में उनके लिए कोई अतिरिक्त भूमि नहीं है, और एक बार जब वे अपनी मातृभूमि छोड़ देंगे तो वे शरणार्थी बन जाएंगे, और संयोग से नॉर्थ कंट्री को और अधिक लोगों की जरूरत है। इस मौके पर मू चांगटियन ने ये भी कहा, उत्तरी क्षेत्र के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करने का ये वास्तव में एक अच्छा अवसर है। तथापि मेरा मानना है कि नॉर्थ कंट्री को शरणार्थियों को शरण देने के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए। शीवू काउंटी में निसंदेह पूर्व की ओर बड़े पैमाने पर पलायन होगा, जिससे अन्य जागीरदारों की जमीनों पर भारी दबाव पड़ेगा। जब ऐसा समय आएगा तो जागीरदार स्वाभाविक रूप से उत्तरी क्षेत्र से शरणार्थियों को शरण देने की गुहार लगाएंगे। फिर लू चेन ने किन युशान की ओर देखा और पूछा, कमांडर किन, इस मामले पर आपकी क्या राय है? अब जबकि नागरिक अधिकारियों की संख्या बहुत कम थी और उनमें से केवल कुछ ही खुलकर बोलने में सक्षम थे, लू चेन के पास किन युशान को भी शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किन युशान ने विचार किया और फिर कहा, राजकुमार, आपके सेवक को लगता है कि जनरल मो की बात में दम है। हमें शरणार्थियों को लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले उन 3 जिलों में लोगों को भेजना चाहिए जिन्हें जल्द ही ग्रेट वू को सौंप दिया जाएगा, ताकि उत्तरी देश में शामिल होने के लाभों को फैलाया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि वे उत्तरी क्षेत्र में शामिल होते हैं तो उन्हें भूमि और बीज प्राप्त हो सकते हैं। आपके सेवक का मानना है कि उत्तरी क्षेत्र में शामिल होने पर भूमि मिलने की बात सुनकर उन तीनों जिलों के आम लोग निश्चित रूप से उत्तरी क्षेत्र में आना पसंद करेंगे। लू चेन ने कहा, ठीक है, चलिए कमांडर किन के सुझाव के अनुसार ही करते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको सुधार से संबंधित कुछ मामलों पर चर्चा के लिए बुलाया है। इस पर लू चेन ने मू चांगटियन की ओर देखते हुए कहा, जनरल मो, मैंने आपके सैन्य सुधार प्रस्ताव की समीक्षा की है और आपके सुझाव में कुछ संशोधन और बदलाव किए हैं। उपस्थित सभी सैन्य अधिकारियों को मेरा सुधार प्रस्ताव ध्यान से सुनना चाहिए और यदि कुछ भी अस्पष्ट हो तो बेझिझक प्रश्न पूछें। फिर लू चेन ने अपने बगल में खड़े जिनी वेई गार्ड से कहा, पढ़ो।
इसके तुरंत बाद जिनीवेई गार्ड ने एक स्क्रॉल निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। अगले 1 घंटे तक उन्होंने नॉर्थ कंट्री के सुधार से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान यान काउंटी में मिस्टीरियस मून पैलेस द्वारा खोला गया एक सराय, खिड़की के पास एक निजी कमरे में मोटे कपड़े पहने एक आदमी शराब पी रहा था और किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में बांस की टोपी पहने एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। निजी कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद बांस की टोपी पहने हुए व्यक्ति सीधे चलकर मोटे कपड़े पहने हुए व्यक्ति के सामने बैठ गया। फिर बांस की टोपी पहने उस व्यक्ति ने कहा, उत्तरी राजकुमार के महल में 1 से अधिक ग्रैंडमास्टर हैं। आज मैंने 2 ग्रैंडमास्टरों को उत्तरी राजकुमार के महल में आते जाते देखा। हालांकि वे जानबूझकर अपनी आभा छिपा रहे थे, फिर भी मैंने उन्हें महसूस कर लिया। आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। बांस की टोपी पहने उस आदमी की बातें सुनकर सू तेंग ने अपने हाथ में रखा शराब का प्याला खत्म किया और फिर हंसते हुए कहा, चूंकि मैं मंडप का स्वामी स्वयं आया हूँ तो मिशन असफल नहीं हो सकता। सिर्फ 2 ग्रैंडमास्टर हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। वांग परिवार अब और इंतजार नहीं कर सकता। हमें आज रात ही कार्रवाई करनी होगी। अध्याय 264, अध्याय 264, अध्याय 196। आज रात के बाद नॉर्थ प्रिंस मेंशनी नहीं रहेगी। अध्याय 264, अध्याय 196। आज रात के बाद नॉर्थ प्रिंस मेंशनी नहीं रहेगी। सुबह की अदालती कार्यवाही समाप्त होने के बाद लू चेन अभी राजनीतिक मामलों के हॉल से बाहर भी नहीं निकले थे कि तभी एक जिनीवेई गार्ड तेजी से उनके पास आया और उन्हें एक खुफिया जानकारी सौंपी। लू चेन ने जिनीवेई गार्ड के हाथ से खुफिया जानकारी ली, उस पर एक नजर डाली और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सू तेंग जैसे मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को यान काउंटी में प्रवेश करते ही ब्रोकेड गार्ड ने देख लिया था, इसलिए सू तेंग और उनके साथी जहां भी जाते काउंटी भर में फैले ब्रोकेड गार्ड द्वारा उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। उनकी हर हरकत ब्रोकेड गार्ड की पैनी निगाहों में रहती थी। सू तेंग की जानकारी लू चेन के अध्ययन कक्ष में आधे महीने से मौजूद थी। ब्रोकेड गार्ड ने समाज के हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली थी। स्पिरिट मार्शल टावर ने हाल ही में कौन से कार्य स्वीकार किए थे, ये पता लगाना मुश्किल नहीं था। लू चेन ने अपने हाथ में मौजूद खुफिया जानकारी पर एक नजर डाली और फिर मन ही मन बुदबुदाया, लगता है उन लोगों को अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले उनसे निपट लेते हैं। ये कहकर लू चेन ने खुफिया जानकारी लाने वाले जिनीवेई गार्ड की ओर मुड़कर कहा, जनरल मू, जनरल वेनरिन और जनरल जुवान्युआन को मेरे अध्ययन कक्ष में बुलाओ। साथ ही जनरल जुवान्युआन को कुछ ब्लैक कैवलरी को जुटाकर यान काउंटी को घेरने का आदेश दो। ये सुनकर जिनीवेई गार्ड ने याद दिलाया, राजकुमार, ब्लैक कैवलरी को तैनात करने से ये तथ्य उजागर हो सकता है कि उत्तरी देश की ब्लैक कैवलरी अभी तक नष्ट नहीं हुई है। हाल ही में शत्रु राज्यों के कई जासूस यान काउंटी में आए हैं। लू चेन ने उदासीनता से उत्तर दिया, बस ब्लैक कैवलरी के एक हिस्से को जुटा लो। मैंने कभी भी दरबार को यह नहीं बताया कि ब्लैक कैवलरी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। जब लू चेन ने युद्ध रिपोर्ट लिखी तो उसने केवल इतना उल्लेख किया कि उत्तरी शहर की 40,000 से अधिक काली घुड़सवार सेना युद्ध में मारी गई थी, न कि पूरी काली घुड़सवार सेना का सफाया हो गया था। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वह किसी महत्वपूर्ण क्षण में काली घुड़सवार सेना का उपयोग कर सके। बेशक दूसरों के लिए 40,000 से अधिक ब्लैक कैवेलरी सैनिकों की मौत, जिसमें केवल कुछ घायल ही बचे थे, वस्तुतः विनाश से कम नहीं थी। जिनीवेई गार्ड ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, समझ गया, मैं अब चलता हूँ। इसके बाद जिनीवेई गार्ड मुड़ा और आदेश देने चला गया। सुबह की अदालती कार्यवाही अभी समाप्त ही हुई थी और मू चांगटियन और जुवान्युआन चेन जैसे सैन्य जनरलों ने अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। लू चेन को उनसे मिलने की सूचना मिलते ही वे तुरंत उत्तरी राजकुमार हवेली लौट आए और लू चेन के अध्ययन कक्ष में आ गए। लू चेन को दोबारा देखकर मू चांगतियान ने उत्सुकता से पूछा, राजकुमार क्या हुआ है? लू चेन ने कहा, अभिजात परिवारों द्वारा भेजे गए हत्यारे पहले ही यान काउंटी पहुंच चुके हैं और वे आज रात उत्तरी राजकुमार के महल पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर मू चांगटियन चौंक गया, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि जब से लू चेन ने भूमि स्वामित्व अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानून बनाया था, तब से वह जानता था कि ये दिन आएगा। कुलीन परिवार कभी भी ऐसी प्रवृत्ति को पनपने नहीं देंगे जिसके तहत ग्रेट सम के अंतर्गत आने वाली भूमि शाही स्वामित्व में वापस आ जाए। उन्हें शांति तभी मिलेगी जब उत्तरी राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। मू चांगटियन ने पूछा, राजकुमार, ब्रोकेड गार्ड ने हत्यारों के ठिकाने की पुष्टि कर दी होगी, है ना? चूंकि लू चेन ने इस तथ्य को उठाया था कि हत्यारे पहले ही यान काउंटी पहुंच चुके हैं, इसका मतलब था कि ब्रोकेड गार्ड को उनके ठिकाने का पता चल गया था, अन्यथा लू चेन ने इन सभी सैन्य जनरलों को इकट्ठा नहीं किया होता। लू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, उनकी लोकेशन की पुष्टि हो गई है। मैंने आज रात नॉर्थ प्रिंस मेंशन पर उनके हमले के समय ही उनसे निपटने का इरादा किया था, लेकिन अब सोच रहा हूं कि मेंशन में मेरी गर्भवती पत्नियां और बच्चे हैं। अगर हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो वे डर जाएंगे, इसलिए मैंने पहले से ही कार्रवाई करने और उन सबको खत्म करने का फैसला किया है। मू चांगटियन ने कहा, राजकुमार, वे हत्यारे अब कहाँ हैं? आइए हम अपनी सेना लेकर अभी उनसे निपटें। लू चेन ने तुरंत हत्यारों पर नजर रख रहे जिनीवेई गार्ड को बुलाया और फिर मू चांगटियन और अन्य लोगों को कार्य सौंपे। यान काउंटी में अब हत्यारों के 3 समूह थे और उन्हें सतर्क होने से बचाने के लिए लू चेन ने उन सभी को एक ही झटके में खत्म करने की योजना बनाई। इस समय किन युशान ने कहा, राजकुमार, अभी भी दिन का उजाला है। अगर हम अभी चले गए तो आपके कुछ हथियार बेकार हो सकते हैं और उन्हें दूसरे देशों के जासूसों या आम लोगों द्वारा देखा जा सकता है।
किन युशान जानता था कि लू चेन के पास ग्रेनेड और बैरेट जैसे शक्तिशाली हथियार मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वह निश्चित रूप से इन हथियारों के खिलाफ करेगा। शहर में दिन दहाड़े ऐसे हथियारों का इस्तेमाल जनता की नज़र में आ ही जाएगा। जैसे जैसे यह बात 1 से 10 और 10 से 100 लोगों तक फैलती गई, उत्तरी क्षेत्र के रहस्य उजागर होते चले गए। किन युशान ने आगे कहा, मेरा सुझाव है कि सैनिकों को उनके अपरिहार्य मार्ग पर घात लगाकर हमला करने के लिए तैनात किया जाए और फिर रात में कार्रवाई की जाए। लू चेन ने इस बारे में सोचा। उसे मिली खबरों से संकेत मिला था कि हत्यारे रात में हमला करेंगे, इसलिए उस समय घात लगाकर हमला करना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। लू चेन ने कहा, कमांडर किन का विचार उचित है। पहले सैनिकों को तैनात कर आज रात ही कार्रवाई करते हैं। हालांकि इससे हमलावरों का ध्यान आकर्षित हो सकता है, इसलिए सैनिकों को आगे बढ़ाते समय बहुत सावधानी बरतें। मु चांगटियन ने कहा, राजकुमार निश्चिंत रहें, मैंने सैनिकों को व्यापारियों के वेश में शहर में प्रवेश करने के लिए भेजा है। हाल ही में यान काउंटी में कई व्यापारी काफिले आए हैं, इसलिए हत्यारों को कुछ भी असामान्य लगने की संभावना नहीं है। अगर उन्हें कुछ गड़बड़ भी महसूस होती है तो वे शायद यही सोचेंगे कि व्यापारियों के वेश में आए ये सैनिक भी उन्हीं की तरह हैं, जो आपकी हत्या करने आए हैं। लू चेन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, जाओ और तैयारी करो। उन्होंने एक साथ जवाब दिया, हाँ राजकुमार। उनके जाने के बाद लू चेन तुरंत उस आंगन में गई जहाँ चेन वानरोंग रहती थी। उस समय लिन वान्यून और चेन वानरोंग मंडप में बैठकर चाय पी रही थीं। राजकुमार के महल की ड्रैगन एंड फीनिक्स चाय बहुत स्वादिष्ट थी और इसका ताजगी और मन को जागृत करने वाला प्रभाव दोनों था। इसे पीने के बाद उन्हें ड्रैगन एंड फीनिक्स चाय का स्वाद बहुत पसंद आ गया था।